नमस्कार, स्वागत है आपका डीके हिंदी नॉवेल्स एक्सप्लेन चैनल पर, जहां हर दिन आपको सुनने को मिलती है अलग अलग नॉवेल्स की दमदार ऑडियो बुक्स, वो भी पूरी कहानी के साथ। तो जुड़िए हमारे साथ हर दिन एक नई कहानी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए कहानी कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। ये है डीके हिंदी नॉवेल्स एक्सप्लेन। अध्याय 1, पुनर्जन्म। भारत के रेन प्रदेश में धूसर बादलों वाले नगर में सेन कुल का निवास था। चांद रात के आसमान को पार कर चुका था। अथर्व सेन को एक सच्चाई को समझने में ठीक 10 सेकंड लगे। वह वास्तव में पुनर्जन्म ले चुका था। सिर्फ एक सच्चाई को समझने में 10 सेकंड लगाना स्वर्गीय स्तर के एक महान योद्धा के लिए बेहद असामान्य बात थी, लेकिन उसी समय ये साबित करता था कि जो कुछ उसके साथ हुआ वह भी उतना ही असाधारण था। अपने पिछले जन्म में वह युद्ध कला के शिखर पर पहुंच चुका था और औषध निर्माण कीमिया में उसकी उपलब्धियां बेजोड़ थीं। उसने जो 3 अग्नि सिद्धांत बनाया था, उसने औषध निर्माण के क्षेत्र में एक नई दिशा दी थी, और इसी कारण उसे बड़े सम्मान से औषध सम्राट की उपाधि दी गई थी। लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। वह और आगे बढ़ना चाहता था, पौराणिक अंतरिक्ष भेदन स्तर तक पहुंचना चाहता था, शून्य को चकनाचूर करना चाहता था और अमर बनना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने अनगिनत प्राचीन स्थानों की यात्रा की और अंत में काले रक्त की घाटी में प्रवेश किया, जहां वह अनेक खतरनाक बाधाओं को पार करते हुए एक प्राचीन मीनार तक पहुंचा। उसे निराश नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उस प्राचीन मीनार पर अचानक सुनहरे अक्षरों में कुछ शब्द प्रकट हुए और एक प्राचीन ग्रंथ स्क्रॉल सामने आया, जिसमें सर्वोच्च कला का ज्ञान था, जिसका नाम था लेस देन अविनाशी स्वर्ग ग्रंथ ग्रेटर दैन। इस ग्रंथ की उच्चतम सीमा तक साधना करने से ऐसा शरीर प्राप्त किया जा सकता था जो न तो कभी बूढ़ा होगा और न ही कभी नष्ट होगा। वह आकाश और धरती के साथ सह अस्तित्व में रहेगा और उसका जीवनकाल सूर्य और चंद्रमा के समान होगा। हालांकि अथर्व सेन, जो कि स्वर्ग स्तर तक पहुंच चुका एक महान योद्धा था, उसे भी ये लेस देन अविनाशी स्वर्ग ग्रंथ ग्रेटर दैन बेहद रहस्यमय और समझने में कठिन प्रतीत हुआ। उसे लग रहा था मानो वह किसी दिव्य ग्रंथ को पढ़ रहा हो, पूरी तरह भ्रम में। उसने खुद को इस महान कला के एक एक शब्द को याद करने के लिए बाध्य किया। वह जैसे ही उस प्राचीन मीनार की और गहराई से जांच करने जा ही रहा था कि तभी मीनार हल्की सी हिल गई और वहां से एक दिव्य प्रकाश का स्तंभ निकला, जिसने पल भर में उसके नश्वर शरीर को नष्ट कर दिया। फिर भी सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी आत्मा नष्ट नहीं हुई, बल्कि वह एक अर्ध जागृत स्थिति में चली गई, और यह स्थिति 10,000 वर्षों से भी अधिक समय तक बनी रही। इन 10,000 वर्षों में उसकी आत्मा लेस देन अविनाशी स्वर्ग ग्रंथ ग्रेटर दैन का विश्लेषण करने में डूबी रही। वैसे भी उस समय वह कुछ और कर ही नहीं सकता था। अंत में उसने इस दिव्य ग्रंथ में वर्णित सर्वोच्च कला की पहली स्तर को समझ ही लिया। सोचिए, एक स्वर्ग स्तर का महान योद्धा होने के बावजूद सिर्फ पहली स्तर को समझने में ही 10,000 साल लग गए। ये कितनी असाधारण बात थी। स्वर्ग स्तर के योद्धाओं का जीवन काल भी अधिकतम 1,000 वर्ष से कम ही होता है। ऐसे में सामान्य परिस्थितियों में इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जो लेस देन अविनाशी स्वर्ग ग्रंथ ग्रेटर दैन की संपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके, क्योंकि इसे पूरी तरह समझने से पहले ही वो वृद्धावस्था में जाकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इस विचित्र और रहस्यमयी घटना के कारण अथर्व सेन ने इस दिव्य ग्रंथ की पहली स्तर को समझ लिया, और अब वह पुनर्जन्म ले चुका था। वह अब एक 16 वर्ष के युवक के शरीर में पुनः जन्मा था, और हैरानी की बात यह थी कि उस युवक का नाम भी अथर्व सेन ही था। ये सचमुच अत्यंत अकल्पनीय था। चाहे ये कैसे भी हुआ हो, लेकिन मैं अब पुनर्जन्म ले चुका हूँ। हालांकि यह नया शरीर अभी केवल शरीर शोधन स्तर बॉडी रिफाइनिंग टियर की दूसरी स्तर तक ही पहुंचा है, और इससे ज्यादा कमजोर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं पहले स्वर्ग स्तर का योद्धा था, मार्शल पद के शीर्ष पर खड़ा था, और औषध शास्त्र कीमिया का ग्रैंड मास्टर था। अगर इस शरीर की हालत खराब है तो मैं इसकी कमजोरियों को औषधीय गोलियों की मदद से दूर करूंगा। मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा शीर्ष तक नहीं पहुंच पाऊंगा। इसके अलावा अब मैं अंततः लेस देन अविनाशी स्वर्ग ग्रंथ ग्रेटर दैन का अभ्यास कर सकता हूँ। यह एक सर्वोच्च कौशल का संकलन है, इतना शक्तिशाली कि ये साधारण दुनिया नश्वर विमान का नहीं हो सकता, बल्कि यह तो किसी पौराणिक अमर लोक इमोर्टल रियल्म से आया प्रतीत होता है। वरना भला ऐसा कैसे होता कि मुझे 10,000 वर्षों का समय लगे और फिर भी मैं सिर्फ इसकी पहली स्तर को ही समझ पाऊँ। इस जीवन में मैं निश्चित रूप से उन सभी को पीछे छोड़ दूंगा जो मुझसे पहले आगे बढ़े थे, और मैं अमर बन जाऊंगा। लेकिन इस शरीर के साथ आखिर दिक्कत क्या है? 16 साल की उम्र में, और फिर भी केवल शरीर शोधन स्तर की दूसरी स्तर तक ही पहुंचा है। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि इस समय का मार्शल पद, मार्शल डाओ भी कमजोर पड़ गया है? धड़ाम, एक विस्फोट जैसी गूंज के साथ अनगिनत यादें उसके दिमाग में उमड़ पड़ीं। ये उस दूसरे अथर्व सेन की यादें थीं, यानी इस शरीर के पहले मालिक की। इस प्रक्रिया के दौरान दो पूरी तरह अलग अलग चेतनाएं आपस में मिल गईं, और अब वे एक होकर एक नई पहचान बन चुकी थीं, जिसे अब अलग नहीं किया जा सकता था। तो असली कारण यह है,
अथर्व सेन ने सोचते हुए धीरे से सिर हिलाया। उसका केवल शरीर शोधन स्तर बॉडी रिफाइनिंग टियर की दूसरी स्तर तक ही पहुंचना इस वजह से था क्योंकि उसका आध्यात्मिक आधार स्पिरिट बेस बेहद कमजोर और घटिया था। एक योद्धा बनने के लिए सबसे पहली शर्त यह होती है कि व्यक्ति के पास एक मजबूत आध्यात्मिक आधार हो। केवल इस आधार के जरिए ही कोई व्यक्ति स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा क्यूई को अपने भीतर खींच सकता है, अपने शरीर को प्रशिक्षित कर सकता है और इस ऊर्जा को अपनी आंतरिक शक्ति प्राइमरी फोर्स में बदल सकता है। कुछ प्रकार के आध्यात्मिक आधार इस ऊर्जा को बहुत तेजी से अवशोषित करते हैं और कुछ बेहद धीमे। इसी अंतर को समझने के लिए इन्हें 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है: स्वर्ग, पृथ्वी, काला और पीला। और हर श्रेणी को 3 स्तरों में बांटा जाता है: उच्च, मध्यम और निम्न। सबसे बेहतरीन माना जाता है स्वर्ग श्रेणी उच्च स्तर हेवन ग्रेड हाई लेवल और सबसे घटिया होता है पीली श्रेणी निम्न स्तर येलो ग्रेड लो लेवल। इस आधार की गुणवत्ता उसकी शुद्धता पर निर्भर करती है, जितना शुद्ध उतना श्रेष्ठ। लेकिन अथर्व सेन का आध्यात्मिक आधार पूरी तरह से बिखरा और असंतुलित था, जिसमें 5 तत्व पंचमहाभूत मौजूद थे। मार्शल पथ मार्शल आर्ट्स की दुनिया में ऐसा आधार सबसे घटिया माना जाता है, जिसे जबरदस्ती पीली श्रेणी निम्न स्तर में रखा जा सकता है। यही कारण था कि 16 साल की उम्र में वह सिर्फ दूसरी स्तर तक ही पहुंच पाया था, जबकि उसकी उम्र के दूसरे लोग कम से कम चौथी या 5वीं स्तर तक पहुंच चुके थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अपने पिछले जीवन में अथर्व सेन के पास स्वर्ग श्रेणी उच्च स्तर का एक अत्यंत दुर्लभ आध्यात्मिक आधार था, जिसका नाम था नवयांग अग्नि आधार 9 यांग फायर स्पिरिट बेस। इसके अलावा वह कीमिया विद्या एल्केमी में एक अनोखी और जन्मजात प्रतिभा का धनी था। उसने औषधीय गोलियों के सहारे अपनी साधना को इतना ऊंचा पहुंचाया कि केवल 200 वर्षों में ही स्वर्ग स्तर तक पहुंच गया, ऐसा करिश्मा जो अब तक किसी और ने कभी नहीं किया था। 5 तत्वों की अव्यवस्था वाला आध्यात्मिक आधार, ये तो सबसे निम्न स्तर का होता है। अथर्व ने भीतर ही भीतर सोचा। अब समझ आया कि इस शरीर का पूर्व स्वामी कितना भी प्रयास करे, वह केवल शरीर शोधन स्तर के दूसरे स्तर तक ही क्यों पहुंच पाया। मेरे लिए यह आधार एक छोटी सी बाधा है, लेकिन अगर मैं कीमिया की गोलियों का सहारा लूं तो मुझे फिर से शिखर तक लौटने में अधिक से अधिक 4 साल लगेंगे। अरे! अचानक अथर्व सेन के चेहरे पर आश्चर्य और अविश्वास की भावरेखा दौड़ गई। उसने अपनी गहन मानसिक क्षमता का उपयोग करते हुए दोबारा अपने डेंटियन आध्यात्मिक केंद्र में स्थित आध्यात्मिक आधार को देखा और अगले ही क्षण वह स्तब्ध रह गया। लेकिन अगले पल ही वह स्तब्धता प्रचंड उल्लास में बदल गई। ये 5 तत्वों की अव्यवस्था नहीं है, बल्कि ये 5 तत्व पूर्ण संतुलन में हैं और एक सुंदर कमल का आकार बना रहे हैं। इसका अर्थ है ये 5 तत्वों का मिश्रित अराजकता वाला कमल है, एक ऐसा आधार जो नवयांग अग्नि आधार से भी अधिक दुर्लभ है। ये वही आधार है जिसे अमर श्रेणी आध्यात्मिक आधार इमॉर्टल ग्रेड स्पिरिट बेस कहा जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मेरे पूर्ववर्ती की साधना की गति धीमी थी, लेकिन इसका कारण था कि अमर श्रेणी का आध्यात्मिक आधार अपनी वास्तविक क्षमता केवल तब दिखाता है जब उसे किसी विशेष और अनुकूल कौशल के साथ प्रशिक्षित किया जाए। और सौभाग्य से मेरे पास वह कौशल पहले से ही है। 5 तत्वों की स्वर्गीय कला 5 एलिमेंट्स हेवन ग्रेट स्किल, जो इस मिश्रित अराजकता वाले कमल आधार के लिए सर्वथा उपयुक्त है। 100 वर्ष नहीं, अब की बार मुझे केवल 50 वर्षों की आवश्यकता होगी और मैं दोबारा स्वर्ग स्तर को छू लूंगा। अपने पिछले जीवन में जब अथर्व सेन एक स्वर्ग स्तर का योद्धा था, तब भी वह अपनी भावनाओं को संयमित रखता था, लेकिन इस बार वह अपनी खुशी को रोक नहीं सका। आखिर आध्यात्मिक आधार एक ऐसी चीज होती है जो जन्म के साथ आती है, उसे कोई बदल नहीं सकता था। अपने पिछले जीवन में अमरता के द्वार तक पहुंचने के लिए उसने अनगिनत प्राचीन स्थानों की यात्रा की थी और वहां से अनेक रहस्यमयी कलाएं और साधना विधियां अर्जित की थीं। उन्हीं में से एक थी 5 तत्वों की स्वर्गीय कला। उस जीवन में वह मार्शल दुनिया के शीर्ष पर विराजमान था और अब इस जीवन में भी वह पुनः वैसा ही यश और वैभव प्राप्त करेगा और एक अमर किंवदंती की नींव रखेगा। लेकिन तभी एक विचार ने उसकी चेतना को झकझोर दिया। मेरे पूर्ववर्ती की मृत्यु आखिर हुई कैसे थी? अथर्व ने जैसे ही उन यादों को भीतर से उभारा, उसके चेहरे पर क्रोध की लहरें दौड़ पड़ीं। अथर्व सेन के पूर्ववर्ती जीवन में वह सेन वंश के मुखिया वीरेंद्र सेन के इकलौते पुत्र थे। उनकी माता और दादा दादी का देहांत बहुत पहले हो चुका था। सेन वंश एक ऐसा कबीला था जो पीढ़ियों से मार्शल आर्ट्स में निपुण था। यहाँ का हर सदस्य योद्धा था और इसे लेकर गर्व करता था। तो फिर वीरेंद्र सेन कैसे कबीले का मुखिया बना? क्योंकि वह सबसे शक्तिशाली था और उसने अपने पराक्रम के दम पर यह स्थान अर्जित किया था। लेकिन अथर्व, उसके आत्मा आधार की कमजोरी के कारण उसे बचपन से ही निकम्मा कहा जाता था। उसके आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते और कई बार अपमानित भी करते थे। अपने पुत्र को एक उज्ज्वल भविष्य देने के उद्देश्य से वीरेंद्र सेन ने सूर्यकुंड विद्या संस्थान के साथ एक समझौता किया। उस समझौते के अनुसार सूर्यकुंड संस्थान अथर्व को एक औपचारिक शिष्य के रूप में स्वीकार करेगा और उसके प्रशिक्षण में पूर्ण प्रयास करेगा।
इसके बदले में वीरेंद्र सेन को बैंगनी प्रकाश घाटी में प्रवेश करना था और वहां से संस्थान द्वारा वर्षों पहले खोई गई एक रहस्यमयी वस्तु को खोज कर लाना था। सूर्यकुंड विद्या संस्थान रेन देश के शाही शासन के अधीन एक प्रतिष्ठित संस्था थी, जिसके पास अनगिनत संसाधनों और अत्याधुनिक प्रशिक्षण तकनीकों का भंडार था। अगर उन्होंने तय कर लिया कि वे अथर्व को प्रशिक्षित करेंगे, तो सबसे निकृष्ट आत्मा आधार वाला भी अंततः तत्व एकत्रीकरण स्तर तक पहुंच सकता था। लेकिन सूर्यकुंड संस्थान कोई मूर्ख नहीं था। अगर वह वस्तु इतनी आसानी से मिल सकती थी, तो वे इतनी बड़ी शर्त क्यों रखते? इससे साफ था कि वह कार्य जानलेवा था। बैंगनी प्रकाश घाटी एक अत्यंत खतरनाक स्थान था। वहां जरा सी भी चूक मौत का कारण बन सकती थी। लेकिन ये बात वीरेंद्र सेन को रोक नहीं सकी। अपने बेटे अथर्व के भविष्य की खातिर वह 7 दिन पहले ही बिना किसी झिझक के उस खतरनाक यात्रा पर निकल गए। एक दिन पहले सूर्यकुंड विद्या संस्थान के प्रतिनिधि सेन वंश में आए। उन्होंने घोषणा की कि पूर्व निर्धारित वादे के अनुसार वे आज अथर्व को लेने आए हैं। लेकिन उसी समय सेन वंश के प्रधान सेवक धर्मपाल सेन अपने निजी स्वार्थ के साथ सामने आए। उन्होंने अथर्व से यह आग्रह नहीं, बल्कि सीधा प्रस्ताव रखा कि वह यह अवसर अपने पोते मयूख सेन को सौंप दे। धर्मपाल का तर्क था कि मयूख एक असाधारण प्रतिभा है और उसमें अपार संभावनाएं हैं। ऐसे मौके को एक निकम्मे पर क्यों बर्बाद किया जाए? स्वाभाविक था कि अथर्व इससे सहमत नहीं हुआ। ये वह अवसर था जिसके बदले उसके पिता अपने प्राणों को जोखिम में डाल चुके थे। लेकिन धर्मपाल वास्तव में कोई निवेदन नहीं करने आए थे। वह तो बस बताने आए थे कि फैसला पहले ही किया जा चुका है। जब अथर्व ने इसका विरोध किया, तो धर्मपाल का असली रूप सामने आ गया। वह तत्व एकत्रीकरण स्तर का योद्धा था। ऐसे में अथर्व जैसा कमजोर युवा जो अभी बस शरीर परिशोधन स्तर पर था, उसका मुकाबला कैसे कर सकता था? सिर्फ एक जोरदार घूंसे से ही धर्मपाल ने अथर्व को बुरी तरह घायल कर दिया और फिर उसे उसके ही कमरे में बंद कर दिया। उनका उद्देश्य साफ था, अथर्व सूर्यकुंड विद्या संस्थान के सामने अपनी बात ही न रख पाए, और तब तक जब तक वीरेंद्र सेन वापस लौटते बहुत देर हो चुकी होगी। गंभीर रूप से घायल होकर अथर्व का शरीर तो जीवित था, लेकिन उसका क्रोध उसे भीतर से जला रहा था। क्रोध से भरे अंतर्मन के साथ वह इस अन्याय को सह नहीं सका, और यही गुस्सा उसके अंत की वजह बन गया। उसी पल उसके पुराने जीवन का समापन हुआ। लेकिन अब वह फिर से जी उठा था, एक नया जीवन, पर उन्हीं यादों और अपमान के साथ। ये लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। अथर्व के मुंह से गुस्से में शब्द फूटे। मेरे पिता ने जो सम्मान अपने जीवन की कीमत पर कमाया, उसे ये लूट ले गए, और वो भी बिना किसी भय के। ये लोग, ये बेशर्म कुत्ते हैं। यह अपमान वह कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। अथर्व ने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हिला, पूरे शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई। सच था, उसे नया जीवन मिला था, पर पुराने घाव अभी भी उसके शरीर पर ताज़ा थे। ये घाव अपने आप नहीं भरने वाले थे। क्या आत्मा आधार क्षतिग्रस्त हो गया है? उसने जैसे ही अपने आध्यात्मिक केंद्र पर ध्यान केंद्रित किया, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। धर्मपाल सेन के क्रूर प्रहार ने सिर्फ शरीर ही नहीं, उसके आत्मा आधार को भी चोट पहुंचाई थी। और आत्मा आधार को हुई क्षति साधारण औषधियों से ठीक नहीं की जा सकती थी। मेरी जानकारी के अनुसार ऐसी 7 प्रकार की औषधियां हैं जो आत्मा आधार को पुनः सक्रिय कर सकती हैं, अथर्व ने मन ही मन सोचा। लेकिन उनमें से 4 तो इतनी महंगी हैं कि पूरा सेन वंश भी बेच दो, तब भी उनका खर्च नहीं उठाया जा सकता। वैसे भी मेरी आत्मा आधार को भारी नुकसान नहीं हुआ है, बस हल्का नुकसान है, तो इतनी उच्च स्तरीय औषधियों की ज़रूरत नहीं है। बाकी 3 में से 2 गोलियों को विशेष संरचना में ढालना पड़ेगा, जो मेरी वर्तमान अवस्था शरीर परिशोधन स्तर की दूसरी सीढ़ी में एक बहुत भारी बोझ साबित होगा। ऐसे में मेरे पास केवल एक ही उपाय बचता है, ओरिजिन हॉट रिकवर स्पिरिट पाउडर। यह एक खास प्रकार का उपचार मिश्रण था, जिसे सटीक सामग्री और सही अनुपात में मिलाकर सामान्य पकाने की विधि से तैयार किया जा सकता था। सबसे पहले मैं अपनी चोटें ठीक करूंगा, फिर जाकर उस धर्मपाल सेन और उसके निकृष्ट पोते को सबक सिखाऊंगा। अथर्व की आंखों में गुस्से की लपटें थीं। मुझे उस पद की परवाह नहीं, लेकिन मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा कि मेरे पिता ने जिस अवसर के लिए अपनी जान दी, वो इस बेशर्म दादा पोते की जोड़ी की जेब में चला जाए। ये सोचते हुए उसने शांति से अपने पैर मोड़े और ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। अब वक्त था अविनाशी स्वर्ग सूत्र इंडिस्ट्रक्टेबल हेवन स्क्रॉल का अभ्यास करने का। ये पहली बार था जब वह इस रहस्यमयी और शायद अमर स्तर की साधना तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन पिछले जन्म में उसने 10,000 साल तक इसका गहराई से अध्ययन किया था, इसलिए अब यह उसके लिए कोई कठिन काम नहीं था। जैसे ही उसने ध्यान केंद्रित किया, वेंग वेंग वेंग, उसके शरीर के अंदर से तेज जीवन ऊर्जा की तरंगें उठने लगीं। उसकी आंतरिक शक्ति पहले से बहुत कम हो चुकी थी, लेकिन उसके शरीर की चोटें तेजी से भरने लगीं। कुछ ही मिनटों में उसका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। वाह, ये अविनाशी स्वर्ग सूत्र सच में अपने नाम के लायक है, अथर्व ने मन ही मन मुस्कराते हुए सोचा। मैंने अभी इसका अभ्यास शुरू ही किया है और इसका असर इतना ज़बरदस्त है।
ये साधारण साधना तकनीकों से बिल्कुल अलग है। जहां बाकी तकनीकें आध्यात्मिक ऊर्जा को खींचकर आंतरिक शक्ति में बदलती हैं, वहीं ये सूत्र खुद की ऊर्जा को शरीर को सुधारने और मजबूत करने में लगाता है। अगर मैं इसमें उच्च स्तर तक पहुंच गया तो अमरता पाना भी शायद मुमकिन हो। यही वजह है कि इसे स्वर्ग सूत्र कहा गया है। फिर उसके चेहरे पर हल्की चिंता की लकीर उभरी। काश अभी मेरा स्तर थोड़ा और ऊंचा होता तो मैं अपने आत्मा आधार को भी इसी से ठीक कर सकता। अथर्व सेन ने धीरे से आंखें खोलीं। खिड़की से झांकती सुबह की हल्की रोशनी को देख वो हल्के से बुदबुदाया। अब वक्त आ गया है। अब मैं खुद जाकर उस धर्मपाल सेन से मिलूंगा, उस बेशर्म बूढ़े को हैरान कर दूंगा। वो फुर्ती से उठा, अपने जूते पहने और दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था जो उसका रास्ता रोक रहा था। उसका नाम था जय यादव, जो धर्मपाल सेन का खास आदमी था। युवा मालिक अथर्व, जय ने नकली मुस्कान के साथ कहा, मुख्य सेवक का आदेश है कि आज आपको कमरे से बाहर नहीं निकलने देना है। भले ही अथर्व सेन कबीले के पूर्व मुखिया का बेटा था, लेकिन जय उसकी पुरानी छवि को देखते हुए उसे गंभीरता से नहीं लेता था। लेकिन इस बार अथर्व की नज़रें बिल्कुल ठंडी थीं। उसने तीखी नज़र से जय की ओर देखा और कहा, तुम मेरी राह रोकने की हिम्मत कर रहे हो। जय को पहले से ही निर्देश मिले थे, अगर ज़रूरत पड़े तो बलपूर्वक उसे रोक दो, लेकिन उसे बाहर मत निकलने देना। इसलिए उसने मजबूर होकर कहा, मालिक मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है। ऊपर से सख्त आदेश हैं, मुझे मुश्किल में मत डालिए। अथर्व मन ही मन सोचने लगा, तो धर्मपाल अब भी मुझसे डरा हुआ है। मुझे बुरी तरह घायल कर देने के बाद भी चैन नहीं मिला, अब मेरे दरवाजे पर पहरेदार भी बिठा दिए। इससे साफ था कि धर्मपाल के लिए यह बात कितनी अहम थी कि उसका पोता सूर्यकुंड विद्या संस्थान में दाखिल हो जाए। अगर यह मौका हाथ से निकल गया तो उसका पागलपन किस हद तक जाएगा, इसकी बस कल्पना ही की जा सकती है। अब अथर्व का धैर्य जवाब दे गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, हट जाओ मेरे रास्ते से। जय फिर बोला, मालिक लेकिन ये तो मुख्य सेवक का आदेश है। धड़ाम, अथर्व ने एक झटके में उसका चेहरा घुमा दिया। मैंने कहा था हट जाओ, तुम फिर भी वहीं खड़े हो। जय को यकीन नहीं हुआ, इसने मुझे थप्पड़ मारा, ये कचरा अब ऐसा बर्ताव कर रहा है। अब उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसे याद आया, अगर ज़रूरत पड़े तो हमला कर देना। जय गर्जा, आपने खुद ही मुझे मजबूर कर दिया है मालिक। लेकिन वह कुछ करता उससे पहले। धड़ाम, अथर्व ने फिर से उसका गाल लाल कर दिया। एक और थप्पड़, इस बार जय की आंखों में पानी आ गया। अध्याय 2, शक्ति। जय यादव पागल होने की कगार पर था। उसे सचमुच अथर्व सेन जैसे बदनाम और कमज़ोर समझे जाने वाले लड़के से 2 जोरदार थप्पड़ पड़ चुके थे। गुस्से से भरा हुआ वह ये सोच ही नहीं पाया कि शरीर साधना स्तर की महज दूसरी स्तर में मौजूद कोई लड़का चौथी स्तर में मौजूद उसे कैसे पटक सकता है। उसने गुस्से में एक दहाड़ मारी और सीधे अथर्व की ओर झपटा। अब उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, इस कूड़े के ढेर को सबक सिखाना। उसका एक जोरदार मुक्का हवा को चीरता हुआ अथर्व की ओर बढ़ा। लेकिन अथर्व सेन शांत और स्थिर खड़ा था। अपने पिछले जन्म में वह एक दिव्य स्तर का महान योद्धा रह चुका था, जिसे उंगलियों के एक इशारे से 10,000 जय यादव जैसे योद्धाओं को हराने में देर न लगती। मगर अभी उसके पास सिर्फ शरीर साधना की दूसरे स्तर की ही ताकत थी। ताकत में अंतर जरूर था, पर अनुभव और समझदारी अब भी अथर्व के पास थी। ये शरीर भले ही नया हो, लेकिन इसे चला रहा था एक अनुभवी योद्धा जिसने अनगिनत लड़ाइयाँ देखी थीं। जय यादव जैसे ही हाथ या पैर हिलाता, अथर्व उसकी चाल समझ जाता। उसकी आंखें और दिमाग पहले ही उसके अगले कदम का अंदाज़ा लगा लेते। नतीजा ये हुआ कि जैसे ही जय का मुक्का निकला, अथर्व पहले ही उसकी चाल को भांपकर बच चुका था। मुक्का अपने निशाने की ओर बढ़ा और जय यादव के चेहरे पर एक ठंडी, आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। उसे पूरा यकीन था कि उसके इस जोरदार प्रहार के बाद अथर्व सेन का सारा प्रतिरोध टूट जाएगा और वह पूरी तरह उसकी दया पर निर्भर रह जाएगा। उसे लगा कि निशाना लग गया है। जय के चेहरे पर एक पल में हैरानी छा गई। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसका मुक्का सीधा अथर्व के चेहरे पर लगा है, लेकिन हकीकत में वह कुछ मिलीमीटर से चूक गया था। अथर्व ने एन वक्त पर एक कदम पीछे खींच लिया था और मुश्किल से उस घातक वार से बच गया। उसकी मुट्ठी अथर्व की नाक के ठीक सामने रुक गई थी, इतनी नज़दीक कि जैसे किसी स्केल से मापा गया हो। ये तो बस एक इत्तेफाक होगा, जय यादव ने मन ही मन सोचा। लेकिन ठीक उसी पल अथर्व सेन की हथेली हवा में लहराई और सीधा उसके गाल पर जा टकराए। चटाक, एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ गूंज उठी। जय यादव को फिर एक जोरदार थप्पड़ पड़ चुका था। हरामी, जय यादव ने गुस्से में थूका, जोर से चिल्लाया और फिर से अथर्व की ओर मुक्का झोंका। मगर इस बार भी उसका वार चूक गया। ऐसा लग रहा था जैसे अथर्व ने उसकी चाल को पहले ही भांप लिया था। वह बड़ी फुर्ती से पीछे की ओर झुका और उसका ऊपरी शरीर हवा में हल्का सा लहराया। अथर्व ने अपने दोनों हाथों से जमीन का सहारा लिया और उसका दाहिना पैर बिजली की रफ्तार से निकला, सीधा जय यादव के पैरों के बीच।
भले ही जय यादव शरीर साधना की चौथे स्तर पर थी, मगर इंसानी शरीर की कुछ सीमाएं होती हैं और यह वार उन्हीं में से एक पर पड़ा था। जय यादव के घुटने अचानक जमीन पर टिक गए। उसने दोनों हाथों से अपनी जांघें पकड़ लीं और उसके चेहरे पर ठंडे पसीने की मोटी बूंदें छलक आईं। तू बहुत धोखेबाज निकला। जय यादव की आवाज़ गुस्से से कांप रहा था। उसका चेहरा इस कदर बिगड़ गया था कि इंसानी कम और हैवान ज्यादा लग रहा था। पापा, अथर्व सेन ने बिना एक पल गंवाए फिर से उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। जय के मुंह से खून और कुछ टूटे हुए दांत निकलकर जमीन पर गिर पड़े। अथर्व की आंखों में जरा भी रहम नहीं था। उसने बेहद ठंडे लहजे में कहा, कुत्ता चाहे जैसे भी सज जाए, पर रहेगा तो कुत्ता ही। उससे अच्छे शब्दों की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। जय यादव अंदर तक तिलमिला गया। उसे किसी ने, वो भी दूसरे स्तर की शक्ति रखने वाले किसी लड़के ने, ठीक उसके चेहरे पर इतनी बुरी तरह पीटा था कि उसे जमीन पर घुटनों के बल आना पड़ा था। यह उसके लिए सबसे बड़ा अपमान था। उसने पलटकर हमला करना चाहा, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि अपने ही कदम उठाना उसे भारी लग रहा था। उसका शरीर, खासकर उसकी कमर और नीचे का हिस्सा, उस एक किक के बाद अब भी दर्द से कराह रहा था। हर सांस के साथ उसकी रगें खींच रही थीं, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसे धर्मपाल सेन द्वारा सौंपा गया काम हर हाल में पूरा करना था, वरना उस आदमी की क्रूरता को जानकर वह डर गया था। अगर काम अधूरा रह गया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। अथर्व, मास्टर अथर्व, जय यादव ने कांपती आवाज में कहा, प्लीज मेरी बात सुनो। तुम इस कमरे से बाहर नहीं जा सकते। तुम जहर दिए गए हो। अगर बाहर गए तो मर जाओगे। प्लीज यहीं रुको। अथर्व एक पल को भी डगमगाया नहीं। उसके चेहरे पर एक हल्की हंसी थी, नकली, तिरस्कार भरी। वाह भाई, क्या एक्टिंग है। ऑस्कर मिलना चाहिए तुझे। कहते हुए उसने एक जोरदार लात मारी और जय यादव को कोने में फेंक दिया। अब उसका ध्यान जय जैसे किरदार पर नहीं था। उसका मकसद बड़ा था, उसे धर्मपाल सेन की घिनौनी साजिश को रोकना था। उसके पिता वीरेंद्र सेन ने जिन लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी, उनके साथ विश्वासघात नहीं होने देना था। जय यादव, अथर्व के लिए वो महज एक मोहरा था, उसे खत्म करने की जरूरत नहीं थी। जब धर्मपाल सेन सामने आएगा तो जय अपने अंजाम तक खुद ही पहुंच जाएगा। अथर्व को तो बस आगे बढ़ना था अपने मिशन की ओर। रुको, मत जाओ, प्लीज। जय की सिसकियां और गिड़गिड़ाहट कमरे में गूंज रही थी। उसकी आवाज में अब डर था, पश्चाताप नहीं। जैसे उसे अपनी मौत साफ दिखाई दे रही हो। एक विश्वासघाती का अंत कैसा होता है, ये उसकी आंखों के सामने था। और ऐसे लोगों के लिए न कोई सहानुभूति होती है, न कोई माफी। अथर्व सेन आगे बढ़ा। कुछ मिनटों के बाद वह लिविंग रूम के अंदरूनी दरवाजे पर पहुंच गया। उसने अभी तक अंदर कदम नहीं रखा था, लेकिन पहले से ही एक ऊंची, बूढ़ी आवाज सुनी, मिस झरना, कृपया कृपया। लिविंग रूम में एक आंतरिक और एक बाहरी दरवाजा था। आंतरिक दरवाजा आंतरिक प्रांगण से जुड़ा था, जबकि बाहरी दरवाजा मुख्य दरवाजे की ओर जाता था। पर्दों से बाहर देखते हुए वह 5 लोगों के एक समूह को अंदर आते हुए देख सकता था। समूह में 5 लोग शामिल थे, 4 पुरुष और एक महिला। युवती के अलावा अथर्व सेन 4 पुरुषों को पहचान सकता था। वे सभी सेन कबीले के सदस्य थे। उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति था, मुख्य बटलर धर्मपाल सेन। अन्य 3 में से 2 लगभग 40 साल के मध्यम आयु वर्ग के पुरुष थे, दोनों धर्मपाल सेन के बेटे थे। आखिरी एक युवा व्यक्ति था, जो अथर्व सेन से लगभग 1 या 2 साल बड़ा था, और वह कोई और नहीं बल्कि धर्मपाल सेन का सबसे बड़ा पोता आदित्य सेन था। अथर्व सेन ने समूह में एकमात्र महिला की ओर देखा। स्वर्ग के स्तर में रहने के अपने पिछले जीवन की दृष्टि के बावजूद उसकी आंखें चमक उठीं। ये युवती वास्तव में सुंदर थी। उसका रूप शरद ऋतु जैसा था, उसकी त्वचा चांद की तरह गोरी थी। वह केवल 17 या 18 वर्ष की लग रही थी, लेकिन उसके पास पहले से ही एक सुंदर आचरण और सुंदरता थी जो देश और लोगों के लिए आपदा ला सकती थी। बात बस इतनी थी कि उसका आभामंडल इतना ठंडा था मानो वह कोई बर्फीला पहाड़ हो, जो पास आने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को दूर भगा देता था। ये युवा लड़की निश्चित रूप से सूर्यकुंड विद्या संस्थान द्वारा भेजी गई व्यक्ति होगी। कैसा संयोग है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अथर्व सेन की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसने बातों बातों में एक और बात नोट की, जो उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकती थी, और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। दोनों पक्ष, अतिथि और मेजबान, आमने सामने बैठ चुके थे। कुछ सेविकाएं सुगंधित चाय लेकर आईं और 5 मेहमानों की कुर्सियों के पास आदरपूर्वक खड़ी हो गईं। क्या सेन परिवार का वह युवक जिसे आप सूर्यकुंड विद्या संस्थान भेजना चाहते हैं पूरी तरह तैयार है? झरना ने पहली बार मुंह खोला। उसकी आवाज में एक साथ ठंडापन और मिठास थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा उपेक्षा भाव भी झलक रहा था। उसे सबसे ज्यादा चिढ़ उन लोगों से थी जो किसी विशेष संबंध या सिफारिश के जरिए संस्थान में दाखिल होते थे। हालांकि उसे यहाँ भेजा गया था, पर जिस युवक को वह अपना छोटा भाई शिष्य मानने जा रही थी, उसके प्रति उसका व्यवहार खास उत्साहपूर्ण नहीं था। तैयार है, बिल्कुल तैयार।
धर्मपाल सेन ने तुरंत उत्तर दिया। भले ही वह इस युवती के दादा की उम्र का था, लेकिन दोनों की शक्ति बराबर थी। तत्व एकत्रीकरण स्तर। युद्ध कला की दुनिया में किसी की ताकत उसकी उम्र से नहीं, उसकी साधना और क्षमता से आंकी जाती थी। यहाँ इज्जत सिर्फ शक्तिशाली को ही मिलती थी। धर्मपाल सेन को तो ये भी महसूस हुआ कि यह युवती शायद उससे भी आगे निकल चुकी है। जहाँ वह तत्व एकत्रीकरण के 6ठे स्तर पर था, वहीं ये युवती 7वें या शायद 8वें स्तर पर भी पहुंच चुकी हो सकती थी। यही सोचकर वह अपने पोते आदित्य सेन को सूर्यकुंड विद्या संस्थान भेजने को लेकर और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। उसे पूरा विश्वास था कि कुछ ही वर्षों में आदित्य सेन परिवार के वर्तमान मुखिया वीरेंद्र सेन से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और तब वह उसे कबीले का अगला उत्तराधिकारी बनने में मदद करेगा। आदित्य, जल्दी आओ और अपनी बड़ी बहन शिष्या झरना को नमस्कार करो। बूढ़े धर्मपाल सेन ने मुड़कर अपने पोते आदित्य सेन से कहा। जी दादाजी, आदित्य ने आदर से सिर झुकाते हुए कहा। झरना ने अपने हाथ सीने पर मोड़े और उस युवक को देखा जिसे सेन परिवार का निकम्मा समझा जाता था। वह अब तक अकादमी में दाखिल नहीं हो सका था और इस तरह के लोग अक्सर अपने आप ही शर्मिंदा महसूस करते हैं। झरना की ओर देखकर आदित्य ने कहा। आदित्य सेन बड़ी बहन शिष्या झरना को नमस्कार करता है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। इस शीतल, सुंदर और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली युवती को देखकर उसके भीतर एक नई महत्वाकांक्षा जागी। उसे लगा कि अगर वह झरना के साथ समय बिताने का मौका पा सके तो शायद वह उसका दिल जीतने में सफल हो जाएगा। झरना थोड़ी चौंकी। उसे याद था कि सेन परिवार के जिस व्यक्ति को वह सूर्यकुंड विद्या संस्थान ले जाने आई थी, उसका नाम अथर्व सेन बताया गया था। लेकिन यह उसका निजी मामला नहीं था। उसे बस सेन परिवार के एक योग्य व्यक्ति को संस्थान ले जाना था। चूंकि तुम तैयार हो तो चलो निकलते हैं, उसने शांत स्वर में कहा। कुमारी झरना, क्यों न आप हमारे इस साधारण निवास में कुछ दिन ठहरें ताकि हम अपनी कृतज्ञता का एक छोटा सा परिचय दे सकें। धर्मपाल सेन ने जल्दी से कहा। वह इस युवा और शक्तिशाली युवती के करीब आना चाहता था ताकि भविष्य में वह उसके पोते का ध्यान भी रख सके। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, झरना ने ठंडे स्वर में कहा। मुनि और चलने ही वाली थी कि तभी। कृपया एक क्षण रुकिए, एक दृढ़ आवाज गूंजी और अथर्व सेन बाहर आया। धर्मपाल सेन और उसके साथ बैठे लोगों के चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। चाहे वे अथर्व को जितना भी कमजोर या निकम्मा समझते हों, पर अब वो सामने आ चुका था। और जब कोई कमजोर अपनी जगह पर आ जाए तो कई बार शर्म दूसरों को महसूस होती है। यहाँ स्टोरी को भारतीय नामों और पहले की शैली के अनुसार संशोधित किया गया है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। छोटे भाई अथर्व, तुम कहीं घायल तो नहीं हो गए? जल्दी से अपने कमरे में जाकर आराम करो, आदित्य सेन ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। वह तुरंत आगे बढ़ा और अथर्व सेन की ओर हाथ बढ़ाते हुए पहुंचा, मानो उसे सहारा देने जा रहा हो, लेकिन उसकी मंशा कुछ और ही थी। वह तो पहले ही पल अथर्व पर हावी हो जाना चाहता था, उसे बोलने तक का मौका दिए बिना उसे नीचा दिखाने की फिराक में था। आदित्य इस समय शरीर साधना स्तर की 7वें चरण पर था और उसकी ताकत ऐसी थी जिसकी तुलना जय यादव जैसे किसी सामान्य व्यक्ति से नहीं की जा सकती थी। अध्याय 3। आप बीमार हैं, मैं आपको ठीक कर सकता हूँ। शरीर परिशोधन स्तर बॉडी रिफाइनिंग टियर में कुल 9 चरण होते हैं। पहले से तीसरे चरण को आमतौर पर प्रारंभिक स्तर कहा जाता है, चौथे से छठे चरण को मध्य स्तर और 7वें से 9वें चरण को अंतिम स्तर कहा जाता है। इन तीनों स्तरों के साधकों की शक्ति में भारी अंतर होता है और जैसे जैसे चरण ऊंचा होता जाता है, यह अंतर और अधिक बढ़ता जाता है। 9वें चरण के साधक को अगर 8वें चरण के साधक से भिड़ना पड़े तो उसे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। हालांकि पहले चरण का साधक अगर दूसरे चरण वाले से भिड़े तो ये लाभ उतना बड़ा नहीं होगा। पहले अथर्व सेन और जय यादव के बीच केवल 2 चरणों का अंतर था, लेकिन फिर भी उनके बीच की शक्ति में बड़ा फर्क था। जबकि आदित्य सेन शरीर परिशोधन स्तर के 7वें चरण पर था, यानी वह अंतिम स्तर में था और अथर्व सेन से 2 चरण ऊपर। यह अंतर इतना बड़ा था कि उसे पार करना लगभग असंभव था। चाहे अथर्व सेन पहले स्वर्ग का एक महान योद्धा रहा हो, लेकिन अब उसके पास वैसी शक्ति या आधार नहीं था। तो फिर अब क्या किया जाए? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अथर्व सेन की आंखें एकदम गंभीर हो गईं और जैसे ही आदित्य सेन की हथेली उसकी ओर बढ़ी, उसने उस क्षण का फायदा उठाते हुए अचानक अपनी मुट्ठी उठा ली और हमला कर दिया। आदित्य सेन उपहास के भाव को अपने चेहरे से हटाने में असमर्थ था। भले ही उसे यह नहीं मालूम था कि अथर्व सेन यहाँ कैसे पहुंचा, लेकिन वह पूरे सेनकुल में एक विफल और निकम्मे इंसान के रूप में जाना जाता था। वह उसके लिए कोई खतरा कैसे बन सकता है? उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा का संचार किया, जिससे उसकी छाती की मांसपेशियां सख्त होकर लोहे जैसी हो गईं। तो क्या हुआ अगर मुझे उससे 1-2 झटके लग भी गए? अभी सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसे रोका जाए और इसे बोलने का मौका न दिया जाए। वह बिल्कुल आश्वस्त था। अथर्व सेन के होठों के कोनों पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। आदित्य सेन की प्रतिक्रिया ठीक वैसी ही थी जैसी उसने सोची थी।
इस बार तुम्हें दर्द जरूर महसूस होगा। धड़ाम। क्योंकि आदित्य सेन ने कोई बचाव नहीं किया था, यह मुक्का सीधा जाकर उसकी छाती पर पूरी ताकत से लगा। आदित्य सेन अब भी तिरस्कार से मुस्कुरा रहा था, जैसे ये कोई सामान्य बात हो, और उसने हाथ बढ़ाकर अथर्व सेन के कंधे पर रखा। प्रिय भाई अथर्व, मैं तुम्हें वापस भेज देता हूँ। पर उसका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि उसके मुंह से खून की धार निकल पड़ी। और ये तो बस शुरुआत थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी पूरी छाती उबल रही हो, मानो वह अपने सभी आंतरिक अंगों को उल्टी कर देने वाला हो। वह लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा, उसका चेहरा पीला और बेहद डरावना हो गया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ठक ठक ठक। अथर्व सेन लगातार 7 कदम पीछे की ओर डगमगाया, और जब उसकी पीठ पीछे की पत्थर की दीवार से जा टकराई, तब जाकर वह रुका। यह क्या था? उसने जो पंच मारा था उसमें एक विशेष तकनीक का उपयोग किया गया था, हिल सेपरेटिंग शॉक। इस तकनीक की खासियत यह थी कि यह शक्ति को शत्रु के बचाव को भेदने से पहले ही उसके अंदर विस्फोट करने की अनुमति देती थी। यही कारण था कि आदित्य सेन ने भले ही अपने शरीर की मूल ऊर्जा से बचाव किया हो, फिर भी अथर्व सेन की शक्ति उसकी मांसपेशियों को चीरती हुई भीतर तक जा पहुंची और भीतर ही भीतर विस्फोट कर गई। ये हमला आदित्य सेन के लिए एक भारी झटका साबित हुआ। ये केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि आदित्य सेन अभी शरीर परिष्करण स्तर के 7वें चरण पर था। अगर वह इससे कम स्तर पर होता तो इस पंच से या तो गंभीर रूप से घायल हो जाता, या फिर शायद उसकी जान तक जा सकती थी। स्वर्गीय स्तर के महान योद्धाओं में से किसी को हल्के में लेना खुद पर मुसीबत बुलाने जैसा होता है। फिर भी शरीर परिष्करण का 7वां चरण आखिर शरीर परिष्करण का ही चरण था। उसकी पलटवार करने वाली मूल ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि अथर्व सेन उसे पूरी तरह सह नहीं पाया। झटके की तीव्रता से वह खुद भी लड़खड़ा गया और पीछे की ओर डगमगाया। उसी पल उसके दाहिने हाथ में तेज झटका लगा और वह अस्थायी रूप से उखड़ गया। हाँ, लेकिन अथर्व सेन की भान तक नहीं फड़की। उसने पूरी शांति से अपने बाएं हाथ की मदद से अपने दाहिने हाथ को वापस अपनी जगह पर मोड़ दिया, बिना किसी हिचकिचाहट के। इसी दौरान धर्मपाल सेन और उनके साथ खड़े अन्य लोग अंततः इस पूरी स्थिति पर प्रतिक्रिया दे सके। वे सभी स्तब्ध थे, गुस्से और आश्चर्य से भरे हुए। गुस्से में इसलिए क्योंकि अथर्व सेन ने वास्तव में आदित्य सेन को घायल कर दिया था, और आश्चर्य में इसलिए क्योंकि उनके मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, इस बेकार निकम्मे को आज ये शक्ति कहाँ से मिल गई। इस बीच कुछ नौकरानियां पूरी तरह से दंग थीं। क्या ये वही यंग मास्टर अथर्व सेन था जिसे वे अब तक जानती थीं? वो इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक घूंसे में उसने आदित्य सेन को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जो हमेशा से ही प्रतिभाशाली माना जाता रहा है, और जिसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे खून की उल्टी हो गई। साले कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी बेरहमी दिखाने की? धर्मपाल सेन गुस्से से दहाड़े। आदित्य तो सिर्फ तेरी भलाई चाहता था, तुझे तेरे कमरे तक छोड़ने आया था और तूने उसे इस तरह पीट दिया। हरामी कुत्ते, वो तो चालाक था ही, तुरंत झूठे इल्जाम लगाकर जुबानी हमला कर दिया। आदित्य सेन ने जब अपनी सांसें थोड़ी संभाली और उसकी नज़र फिर से अथर्व सेन पर पड़ी, तो उसकी आंखों में खून खराबे की आग भड़क रही थी। वो खुद सूर्यकुंड विद्या संस्थान का एक टैलेंटेड युवक था, और आज उसे एक बेकार समझे जाने वाले इंसान से हार का स्वाद चखना पड़ा था। उसके अहंकार को यह अपमान बर्दाश्त नहीं था। अथर्व सेन ने उन दोनों को पूरी तरह नज़रअंदाज किया और सीधा झरना की ओर देखा। मिस, आप बीमार हैं क्या? धर्मपाल सेन एक कदम आगे बढ़ चुका था, लेकिन ये सुनते ही उसने खुद को जबरदस्ती रोक लिया। झरना सूर्यकुंड विद्या संस्थान की छात्रा थी, और वह संस्था रेन साम्राज्य के शाही परिवार द्वारा स्थापित की गई थी। वहां दाखिला सिर्फ उन्हीं को मिलता था जिनकी पृष्ठभूमि बेहद ताकतवर और प्रभावशाली होती थी। उनकी पहुंच तो शायद एलिमेंट गैदरिंग टियर से भी ऊपर की होती। लेकिन अथर्व सेन ने तो साफ साफ कह दिया कि वो बीमार है। क्या वो मरने की ख्वाहिश रखता है? बहुत अच्छा, अब वीरेंद्र सेन को भी खींच लो इसमें। धर्मपाल सेन मन ही मन मुस्कुराया। किसी और के हाथों उसका गंदा काम हो जाएगा और वो खुद आसानी से कबीले का मुखिया बन जाएगा। कमाल है, कमाल है, कमाल है। वीरेंद्र सेन, ओह वीरेंद्र सेन, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारा बेटा न सिर्फ बेकार निकलेगा बल्कि तुम्हें बर्बादी की कगार पर भी पहुंचा देगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जब झरना ने अथर्व सेन को देखा तो उसकी आंखों में हल्की सी घृणा की झलक उभर आई। वो स्वाभाविक रूप से बेहद खूबसूरत थी और राजधानी के 8 महान कुलों में से एक लियू कबीले की राजकुमारी भी। लियू कबीला रुतबे में शाही परिवार से थोड़ा नीचे था, लेकिन फिर भी इतना ताकतवर था कि उसे पाने के लिए न जाने कितने रईस और ताकतवर युवक लालायित रहते थे। कुछ तो इस हद तक भी चले जाते कि उसके सामने जानबूझकर ठंडेपन का नाटक करते ताकि वो उन पर ध्यान दे। उसने यही मान लिया था कि अथर्व सेन भी उन्हीं लोगों की तरह है, बस फर्क इतना था कि ये लड़का अब एक शाप देने वाली तरकीब अपना रहा है। पहली बार किसी ने ये तरीका अपनाया था, लेकिन इससे उसे कोई दिलचस्पी नहीं, सिर्फ नफरत हुई। तुम्हारी इतनी हिम्मत? धर्मपाल सेन, जो हमेशा सतर्क रहता था, तुरंत चिल्लाया।
तुरंत घुटनों के बल बैठो और मिस झरना से माफ़ी मांगो। लेकिन अथर्वसेन के होंठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। इस दुनिया में अपने माता पिता के सिवा मैं किसी के सामने घुटने नहीं टेकूंगा। फिर उसने झरना की ओर देखा और उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए। वो लगभग 3 कदम दूर जाकर रुक गया। वो जानता था कि यही उस लड़की की सहनशीलता की सीमा है, अगर वह इससे एक भी कदम आगे बढ़ा तो वह जरूर कुछ कर बैठती। और वो बिल्कुल भी मार नहीं खाना चाहता था। जब से तुम 10 साल की हुई हो, क्या हर साल बिना किसी कारण के बेहोश नहीं होती रही हो? शुरुआत में ये साल में एक बार होता था, फिर धीरे धीरे बार बार होने लगा। और अब हर 10 दिन में एक बार तुम्हें चक्कर आ जाता है ना? अथर्वसेन की आवाज़ बेहद धीमी थी और उसने ये इस तरह कहा कि बस झरना ही सुन पाए। झरना का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। ये उसकी एक बहुत ही निजी बीमारी थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, यहाँ तक कि लियू कबीले में भी गिने चुने लोगों को ही इसकी जानकारी थी। लेकिन अथर्वसेन को ये कैसे पता था? उसने हैरानी से उसकी ओर देखा और खुद को रोक नहीं पाए। क्या तुम्हें इसका कारण भी पता है? बिल्कुल, अथर्वसेन ने गर्व से सिर हिलाया। अगर उसे इसका इलाज न पता होता तो वो ऐसे चौंकाने वाले शब्द कभी न कहता। ये त्रिकाल विष लुप्त नसों की समस्या है। ये देवताओं का एक विशेष अभिशाप है। जिन लोगों के शरीर में ये त्रिकाल विष लुप्त नसें होती हैं वे अमूमन 20 साल की उम्र तक ही जीवित रह पाते हैं। क्योंकि ठीक 20वें वर्ष में तुम एक बार फिर बेहोश होगी और फिर कभी होश में नहीं आओगी। झरना चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर हल्का झटका साफ नजर आया। वो अथर्व की बातों पर सहज रूप से यकीन कर बैठी, क्योंकि जब उसके लक्षण और गंभीर हो गए थे तो उसके परिवार ने उसे राजधानी के सबसे प्रसिद्ध वैद्यों और डॉक्टरों तक ले जाया था। लेकिन कोई भी न तो उसकी बीमारी का इलाज कर सका और न ही उसका नाम ही बता पाया। हालांकि उनमें से एक ने भविष्यवाणी की थी, वो बार बार बेहोश होती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा जब वो फिर कभी नहीं जागेगी। अब जब उसे आखिरकार अपनी बीमारी का नाम पता चल गया था, ... तो भी इससे क्या फ़र्क पड़ता है? रेन देश रेन कंट्री के इतने सारे अनुभवी डॉक्टर और आलिम कुछ नहीं कर पाए, तो अब अथर्वसेन से कोई उम्मीद रखना बेवकूफ़ी होगी, यही उसने सोचा। मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, अथर्वसेन ने उसी पल कहा, बिना झिझक और पूरी दृढ़ता के साथ। झरना का दिल एक पल के लिए धड़क उठा, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। अगर तुम मुझे ठीक कर सकते हो, उसने ठंडे स्वर में कहा, तो मैं तुम्हें दरबार में एक उच्च अधिकारी का पद दिला सकती हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे कल्टिवेशन के लिए अनगिनत संसाधन भी दे सकती हूँ। अथर्व हल्की मुस्कान के साथ बोला, त्रिकाल विष लुप्त नसों को ठीक करने का केवल एक ही तरीका है, त्रिकाल विष रहस्यमय कलाएं, 3-fold कर्स वेन्स मिस्टीरियस आर्ट्स सीखना। और संयोग से ये कला मैं जानता हूँ। मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मेरी फॉलोअर बनना होगा। झरना के भीतर गुस्से की लहर दौड़ गई। वो लियू कबीले की राजकुमारी थी और एक प्रतिभाशाली कल्टिवेटर भी। महज 17 साल की उम्र में वह पहले ही एलिमेंट गैदरिंग टियर की 8वीं स्टेज तक पहुंच चुकी थी। और अब एक मामूली बॉडी रिफाइनिंग टियर का 2nd स्टेज वाला लड़का उसे अपना अनुयायी बनाना चाहता था। उसे ये आत्मविश्वास आखिर आया कहाँ से? गलत महसूस मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें एक व्यापक क्षितिज दे सकता हूँ। मैं तुम्हें मार्शल आर्ट में एक उच्च स्तर तक बढ़ने दे सकता हूँ। 7 महान लुप्त भूमि, 4 महान मृत घाटियाँ, 3 महान अथाह महासागर, क्या तुमने उन्हें पहले देखा है? अथर्वसेन के मीठे प्रलोभन का पालन किया। हालांकि त्रिकाल विष लुप्त नसें प्रकृति में एक श्राप थी, लेकिन हर स्थिति में हमेशा आशा होती है। जिनके भीतर ये दुर्लभ विष होता है, उनके पास अक्सर स्वर्ग ग्रेड की आत्मा नींव, स्पिरिट बेस भी होती है। एक बार त्रिकाल विष तकनीक में प्रशिक्षण शुरू हो जाए तो ऐसा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से साधना के मार्ग में उड़ान भर सकता है। झरना लियू अपने दिल में उठती उत्सुकता को रोक नहीं पाए। उसे मार्शल आर्ट सीखने की तीव्र इच्छा थी और यही उसके जीवन का केंद्र था। अध्याय 4, पहला आदेश। झरना के दिल में हल्का दर्द था, लेकिन अथर्वसेन का अनुयायी बनना उसके लिए असंभव था। अपने गुलाबी होठों को हल्के से काटते हुए उसने कहा, अपनी स्थिति बदलो। अथर्वसेन हल्के से मुस्कुराया, तुम शायद तत्व एकत्रीकरण स्तर की 8वीं स्टेज के अंतिम छोर पर हो, है ना? मैं अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए तुम्हें 2 मौखिक मंत्र उपहार में दूंगा। त्रिकाल विष सहायक तत्व, वर्गाकार मार्ग की योजना। शीर्ष पर 3 पुष्प इकट्ठा होते हैं जो स्वर्ग के दृष्टिकोण को चकनाचूर करते हैं। उद्धरण चिन्ह। शुरुआत में झरना को कोई चिंता नहीं हुई। ये लड़का तो बॉडी रिफाइनिंग टियर का 2nd स्टेज का कल्टिवेटर था, वह कौन सा ऐसा चौंकाने वाला मौखिक मंत्र जान सकता था? उसे लगा ये बस रहस्यमय दिखने का नाटक है। लेकिन जैसे ही उसने ये 2 मौखिक मंत्र सुने, उसके शरीर के भीतर की मूल ऊर्जा बिना किसी कारण कंपन करने लगी। ऐसा लगा जैसे तत्व एकत्रीकरण टियर के 9th स्टेज का दरवाजा खुल रहा हो। वह अंदर तक हिल गई। उसे पता था कि वह जल्दी या देर 9th स्टेज तक पहुंचेगी ही, लेकिन उसका अनुमान था कि इसमें अभी 1 महीना लग सकता है। पर अब उसे स्पष्ट महसूस हो रहा था उसे सिर्फ 1 दिन की ज़रूरत है। नहीं,
शायद अभी इसी क्षण वो एकांत में जाकर ब्रेक थ्रू कर सकती है। ये तो बेहद चौंकाने वाला था, केवल 2 मंत्र और इतना असर। ये त्रिकाल विश्व रहस्यमयी कला के 2 मौखिक मंत्र थे। कैसा लगा? अथर्वसेन ने मुस्कराते हुए कहा। फिर उसने अपनी आवाज़ ऊंची की। मेरे अनुयायी बनो और मैं तुम्हें सर्वोच्च ईश्वरीय कौशल सिखाऊंगा। पू। धर्मपाल सेन और उसके साथियों ने जोर से हंसी रोकी, लेकिन फिर खुद को रोक नहीं पाए और जोर जोर से हंस पड़े। इससे ज्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता था? एक साधारण और बेकार लड़का, और वो सूर्यकुंड विद्या संस्थान की एक प्रतिभाशाली लड़की को अपना अनुयायी बनाना चाहता है। और उसने ये भी कह दिया कि वो उसे सर्वोच्च ईश्वरीय कौशल सिखाएगा। वाह, क्या गजब का आत्मविश्वास और शेखी है। शायद इसके पास बस उन्हीं नामों वाले कौशल होंगे, सर्वोच्च और ईश्वरीय। इस मूर्ख को अपनी हैसियत का कोई अंदाजा ही नहीं है, ये तो सरासर मजाक है। पास खड़ी नौकरानियां भी अपने छोटे छोटे मुंह पर हाथ रखकर हंसी रोकने लगीं। वे जानती थी कि अथर्वसेन की पृष्ठभूमि क्या है, और साथ ही यह भी कि धर्मपाल सेन झरना के प्रति किस तरह का सम्मानपूर्ण व्यवहार करता है। इसका मतलब यह था कि झरना कितनी ऊंची हैसियत वाली लड़की है। झरना की अभिव्यक्ति अचानक ठंडी हो गई। वो बिजली की गति से अथर्वसेन के सामने आ खड़ी हुई। उसका दाहिना हाथ चमक उठा और उसने अथर्व की गर्दन पकड़ ली। त्रिकाल विश्व रहस्यमय कलाओं का पाठ सुनाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगी, उसने बर्फ जैसे स्वर में कहा। चूंकि अथर्वसेन ने झरना से ऐसी बात कहने की हिम्मत की थी, इसलिए उसने पहले ही यह अनुमान लगा लिया था कि वह कुछ ऐसा ही करेगी। इसलिए वह केवल मुस्कुराया और बोला, तो मार ही दो मुझे। वैसे भी पाताल लोक के रास्ते पर तुम्हें देखने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हम साथ चल सकते हैं। झरना की पकड़ और भी मजबूत हो गई। उसकी उंगलियां भले ही नर्म और छोटी लगती थीं, लेकिन इस समय वे लोहे के पंजों की तरह महसूस हो रही थीं, जो अथर्व की गर्दन को कसकर दबोच रही थीं। कुछ ही क्षणों में अथर्व का चेहरा लाल हो गया, आंखें सुर्ख हो उठीं और उसके चारों अंग झटकों से फड़कने लगे। धर्मपाल सेन और उसके साथी अब भी शांत खड़े थे। उन्हें कोई चिंता नहीं थी, बल्कि उनकी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि झरना अथर्व को यहीं और अभी खत्म कर दे। अब बताओगे या नहीं? झरना ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करते हुए फिर से पूछा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अथर्व सेन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हल्के में हिलाया। वर्तमान में सेनकुल लिंग कबीले उसके लिए एक बेहद खतरनाक जगह बन चुका था। उसे एक मजबूत अंगरक्षक की आवश्यकता थी, लेकिन झरना ने अब तक जो भी सुझाव दिए थे वो उसकी जरूरत के अनुरूप नहीं थे। उसे झरना को ही अपना रक्षक बनाना था। अब उसके पास वक्त की बेहद कमी थी। जब तक उसके पास खुद को मजबूत बनाने का अवसर था, तब तक एक साधारण सेनकुल की उसके सामने क्या औकात। झरना ने एक बार फिर अपनी पकड़ कसी और अथर्व सेन का शरीर झटके से कांप उठा। उसके हाथ पैर अचानक लुंज-पुंज हो गए। अब उसमें कोई हरकत नहीं बची थी। कितना जिद्दी है। झरना ने मन ही मन एक लंबी सांस ली, फिर उसकी मूल शक्ति बाहर निकली और सीधे अथर्व सेन के हृदय में प्रवाहित हो गई, जिससे उसकी धड़कन दोबारा शुरू हुई। हाँफते हुए अथर्व ने अपनी आंखें फिर खोली और मुंह से गहरी सांस ली। 3 साल, झरना ने दृढ़ स्वर में कहा, 3 साल से ज्यादा नहीं। और इन 3 सालों के दौरान मैं तुम्हारे आदेशों का पालन करूंगी। 3 साल बाद वह 20 वर्ष की हो जाएगी। यदि तब तक वह बेहोश हो जाती और फिर कभी न जागती, तो वह पूरी तरह मुक्त हो जाएगी। पू। धर्मपाल सेन और उसके साथी एक बार फिर अजीब सी खर्राटे जैसी ध्वनि के साथ हक्के बक्के रह गए, लेकिन इस बार वो आवाज गहरे शौक और अविश्वास की वजह से निकली थी। वे पूरी तरह से हैरान थे। क्या उनकी सुनने की शक्ति में कोई दिक्कत थी? क्या उन्होंने सही में झरना को सहमति देते सुना? क्या वह सचमुच अथर्वसेन की अनुयायी फॉलोअर बनने को तैयार हो गई थी? एक बेकार और त्याज्य लड़के की शरण स्वीकार कर लेना, ये जरूर कोई भ्रम होगा। शायद उन्होंने कुछ गलत सुना हो। अथर्वसेन ने फिर से होश में आते हुए अपनी हथेली उठाई और हल्की मुस्कान के साथ कहा, सौदा पक्का। 3 साल उसके परिपक्व होने के लिए काफी होंगे। कम से कम इतने तो जरूर कि वह धर्मपाल सेन और उसके जैसे घटिया लोगों के स्तर से ऊपर उठ सके। अब उसे अपने जीवन को लेकर डरने की जरूरत नहीं थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पापा। झरना ने भी अपनी हथेली आगे बढ़ाई और उसे अथर्वसेन की हथेली से मिला दिया। यह एक मार्शल आर्टिस्ट्स के बीच किया जाने वाला वादा था, एक गहरी प्रतिबद्धता का प्रतीक। क्या ही नाजुक हाथ है। जब उनकी हथेलियां आपस में टकराईं, तो अथर्वसेन अपने दिल की तेज धड़कनों को महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। भले ही वह पहले एक स्वर्ग स्तर का महान योद्धा और साथ ही एक कीमिया सम्राट एल्केमी एम्परर रह चुका था, और भूतपूर्व जीवन में अनगिनत सुंदरियां स्वयं को उसकी सेवा में समर्पित करती थीं, लेकिन अब जब उसकी आत्मा इस नए शरीर में विलीन हो गई थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे वह फिर से एक युवा आवेगपूर्ण उम्र में लौट आया हो। वो जुनून जो उसने वर्षों से महसूस नहीं किया था, अब उसके शरीर में ज्वाला बनकर फूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सचमुच फिर से 16 साल का बन गया हो। अथर्वसेन को ये बदलाव पसंद आया। यही तो असली जिंदगी है।
मिस झरना, इस छोटे जानवर की बकवास को नजरअंदाज कीजिए। आइए अब असली मुद्दों पर लौटते हैं। धर्मपाल सेन ने बीच में टोका। वह नहीं चाहता था कि अथर्व फिर कोई तमाशा खड़ा करे। और वो झांग युआन, वो तो असल में एक बेवकूफ़ निकला। वो इस कचरा लड़के पर भी ठीक से नज़र नहीं रख पाया। जब वह वापस आएगा तो वह जरूर उसे ठिकाने लगाएगा। मुख्य बटलर अथर्व सेन ने उसे एक बर्फीले स्वर में देखा। सूर्यकुंड विद्या संस्थान में ये पद वही है जिसे पाने के लिए मेरे पिताजी ने अपनी जान जोखिम में डाली थी। और अब वे बैंगनी प्रकाश घाटी में फिर से जान पर खेल रहे हैं, और आप इतने बेशर्म हैं कि इस पद को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको ज़रा भी शर्म नहीं आती? क्या आपके चेहरे पर ज़रा भी गर्मी महसूस नहीं हो रही? धृष्ट लड़का, तू मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर रहा है? धर्मपाल सेन अचानक चिल्लाया। अब तक झरना ऐसे मामलों में दिलचस्पी नहीं लेती थी, लेकिन जब से उसका अथर्व सेन से सौदा हुआ है, उसका रवैया अब स्वाभाविक रूप से बदल चुका था। बटलर सेन, झरना की आंखों में सख्ती थी। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? मुझे इसकी पूरी जानकारी चाहिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। धर्मपाल सेन ये दिखावा कर सकते थे कि उन्होंने अथर्व सेन के शब्दों को अनसुना कर दिया, लेकिन वे झरना के शब्दों के साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। वो सिर्फ सूर्यकुंड विद्या संस्थान की प्रतिनिधि ही नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी मार्शल योग्यता भी धर्मपाल से कहीं ज्यादा थी। झरना की बातों को अनदेखा करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने जल्दी से सफाई दी। बात दरअसल ये है कि ये लड़का वीरेंद्र सेन, यानी कबीले के वर्तमान मुखिया का बेटा है। अब वीरेंद्र थोड़ा स्वार्थी हो गया है और चाहता है कि ये पद वो अपने बेटे को निजी रूप से सौंप दे। मैं तो बस कबीले के व्यापक हित में सोच रहा था, ताकि इस कीमती पद का सबसे बेहतर उपयोग हो सके। वाह, कितने शानदार शब्द हैं, व्यापक हित। अथर्व सेन ने एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया। धर्मपाल सेन, क्या तुम पूरी तरह से बेशर्म हो गए हो? ये पद मेरे पिता ने अपनी काबिलियत से पाया था, और वो आज भी जान हथेली पर रख कर लड़ रहे हैं। इसका कबीले से क्या लेना देना? तुम्हें इसमें टांग अड़ाने का क्या हक है? तुम तो बस इसे अपने पोते को देना चाहते हो, ताकि कल को जब उसका कल्टिवेशन स्तर मेरे पिता से ऊपर पहुंच जाए तो वो मुखिया की गद्दी हथियाने में तुम्हारी मदद करे। तुम इतनी घटिया चाल चलना चाहते हो, फिर भी खुद को कबीले का वफादार कह रहे हो। धिक्कार है तुम पर, बेशर्म कुत्ते हो तुम। अथर्व सेन की इतनी कड़वी, सीधी सपाट बातों के बाद धर्मपाल सेन का पूरा शरीर क्रोध से कांपने लगा। वो इतने गुस्से में थे कि खून थूकने की नौबत आ गई थी। हरामी, तूने मेरी इस तरह बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? धर्मपाल सेन का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। एक ऐसा लड़का जिसे वो मिट्टी का कीड़ा समझते थे, आज उसे खुलेआम सबके सामने लताड़ रहा था। अगर वो अथर्व सेन को कोई कड़ी सजा नहीं देते तो उनका गुस्सा उन्हें अंदर से खा जाएगा, और शायद सच में उन्हें आंतरिक चोट लग जाती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अथर्व सेन ने बस शांत मुस्कान के साथ सिर घुमाया और झरना की ओर देखा। मुझे सूर्यकुंड विद्या संस्थान में दाखिला लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस पद को लेकर हुआ समझौता अब रद्द समझो। इसके बदले में विद्या संस्थान मुझे कुछ औषधीय जड़ी बूटियों का मुआवजा दे। मंजूर। झरना ने सिर हिलाया। किसी एक विशेष शिष्य को उच्च स्तर तक ट्रेन करने के लिए सबसे पहले तो बड़ी मात्रा में मेडिसिनल हर्ब्स की ज़रूरत होती है। नहीं, धर्मपाल सेन ने तुरंत जोर से चिल्लाया। ये पद आदित्य का है। तुम दोनों में से कोई भी इसे नहीं छीन सकता। बूढ़े कुत्ते, क्या तुम्हारी सुनने की ताकत भी चली गई है? अथर्व सेन ने उपहास से कहा, ये पद मेरे पिता ने अपनी कड़ी मेहनत से जीता था। इसका तुमसे क्या लेना देना? और तुम कौन होते हो इसमें टांग गड़ाने वाले? फिर उसने एक बार फिर झरना की ओर देखा और बोला, अब ये मेरा तुम्हारे लिए पहला आदेश है। कुछ क्षण रुककर उसने कहा, इस बूढ़े कुत्ते को मेरे काबू में करो। मुझे इस बेशर्म को 2 जोरदार थप्पड़ मारने हैं। झरना ने हल्की सी हिचकिचाहट के बाद सिर हिलाया। ठीक है। अथर्व पहले ही उसे 2 बेहद कीमती मौखिक मंत्र दे चुका था। ये उसकी तरफ से एक साफ संकेत था कि वो अपने वचनों और रिश्तों को गंभीरता से लेता है। अब बारी झरना की थी अपनी निष्ठा दिखाने की। क्या झरना वाकई अथर्व सेन की अनुयायी बनने के लिए तैयार हो गई? अनुयायी शब्द थोड़ा बड़ा लग सकता है, लेकिन असल में इसका मतलब होता है एक समर्पित साथी या सेवक की तरह। और यहाँ तो बात उस झरना की हो रही थी जो सूर्यकुंड विद्या संस्थान की टॉप टैलेंट थी। वो किसी और की अनुयायी बनेगी? ये तो एकदम अविश्वसनीय था, लेकिन ये सच्चाई थी। झरना पहले ही खड़ी हो चुकी थी। उसकी तीखी आंखें धर्मपाल सेन पर जमी थीं और उसके सुंदर लेकिन शक्तिशाली शरीर से एक जबरदस्त युद्ध ऊर्जा निकल रही थी। बड़ी बहन शिष्या झरना, इस धूर्त लड़के के जाल में मत फंसो। आदित्य सेन चिल्लाया। उसका चेहरा सदमे और डर से भर गया था। उसे ये हजम ही नहीं हो रहा था कि झरना जैसी होशियार और शक्तिशाली लड़की अथर्व सेन के कुछ मीठे शब्दों से बहक सकती है। खास तौर पर तब जब ये बेमिसाल सुंदरता वही थी जिसे पाने के लिए आदित्य सेन किसी भी हद तक जाने को तैयार था।
लेकिन अब उसके चेहरे का रंग ऐसा हो गया था जैसे उसने एक साथ 10,000 मक्खियां निगल ली हों, अंदर से घुटन, शर्म और झुंझलाहट से भरा हुआ। झरना ने बेहद शांत स्वर में कहा, क्या तुम खुद ही आत्मसमर्पण करोगे या फिर मेरा कदम उठाने का इंतजार कर रहे हो? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 5, बूढ़े कुत्ते की पिटाई। झरना पूरी तरह से आश्वस्त थी। वह तत्व एकत्रीकरण स्तर एलिमेंट गैदरिंग टियर के 8 स्टेज पर थी, जबकि धर्मपाल सेन सिर्फ 6 स्टेज पर था। भले ही ये अंतर सिर्फ 2 स्टेज का था, लेकिन एक अंतिम चरण में था और दूसरा केवल मध्य चरण में। यह कोई छोटा मोटा फर्क नहीं था, बल्कि एक मेजर गैप था। धर्मपाल सेन गुस्से और हैरानी से कांप उठा। मिस लियू, क्या आप वाकई इस नालायक लौंडे की तरफदारी करेंगी? बूढ़े कुत्ते, जरा जुबान संभाल कर बात कर, अथर्व सेन ने एक किनारे से शांत स्वर में कहा। इन शब्दों ने धर्मपाल सेन और उसके चमचों को आग बबूला कर दिया। हर बार यही कहता है, बूढ़ा कुत्ता, और फिर उम्मीद करता है कि कोई कुछ न बोले। मतलब मजिस्ट्रेट को तो घर जलाने की आज़ादी है, लेकिन आम आदमी को दिया जलाने की भी इजाज़त नहीं। बहुत ही ज्यादा दबंग है ये साला। अथर्व सेन बस हल्के से मुस्कुरा दिया। हाँ, वो दबंग था तो क्या हुआ? अपने पिछले जन्म में वो इसी बात के लिए जाना जाता था कि चाहे उसका कोई अपने सही हो या गलत, वो हमेशा उनके लिए खड़ा होता था। सही गलत का फैसला वो बंद दरवाजों के पीछे करता था, लेकिन दुनिया के सामने वो अपने लोगों का डटकर बचाव करता था। धर्मपाल सेन, उसके बेटों और पोतों ने सारी हदें पार कर दी थीं। उनके जैसे घटिया लोगों के लिए कोई भी बात सहन करना अजीब ही लगता था। झरना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चाल इतनी खूबसूरत और तेज थी जैसे कोई स्वर्ग की देवी उतर आए हो। उसके दोनों हाथ धर्मपाल सेन की ओर बढ़े, न कोई क्रूरता थी न घृणा, सिर्फ एक शांत लेकिन अडोल आत्मविश्वास। लेकिन धर्मपाल सेन को ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसके माथे पर पसीने की धार बह चली थी। वो सिर्फ एलिमेंट गैदरिंग टियर के 6th स्टेज का कल्टिवेटर था, जबकि झरना 8th स्टेज पर थी। ये दोनों स्तरों के बीच अभेद्य खाई थी। लेकिन धर्मपाल सेन किसी भी हालत में इस बेकार के टुकड़े अथर्व सेन से पिटना नहीं चाहता था। खासकर इसलिए क्योंकि वो अभी भी जवान था, युवा पीढ़ी का हिस्सा। इसलिए उसे चाहे जो भी करना पड़े, पूरा जोर लगाना ही था। अगर हारना भी पड़े तो कम से कम भागने का मौका रहे। वेदना। उसने सेन कबीले की खास मार्शल कला 3 फ्लिप हैंड्स का प्रयोग किया और झरना की ओर लपका। यह एक येलो ग्रेड की मध्य स्तर की मार्शल स्किल थी और सेन कबीले की 3 सबसे शक्तिशाली कलाओं में से एक थी। इन्हीं 3 स्किल्स के दम पर सेन कबीला ग्रे क्लाउड टाउन के 2 सबसे ताकतवर कबीलों में शामिल हुआ था। इन स्किल्स की ताकत वाकई में भयानक थी। अथर्व सेन मन ही मन मुस्कुरा उठा। वो कौन था? 10,000 साल पहले उसे मार्शल वर्ल्ड में एक शाही अस्तित्व माना जाता था। और अब क्या वो एक मामूली लड़की को भी वश में नहीं कर सकता? उसने धीरे धीरे धर्मपाल सेन की ओर कदम बढ़ाया और दाहिना हाथ उठाया। छोटे जानवर, तेरी इतनी हिम्मत! धर्मपाल सेन ने गुस्से से दहाड़ लगाए। अगर आज वो इस कचरे लड़के से पिट गया तो फिर दूसरों के सामने कैसे नजर उठाएगा? पापा! धाड़! अथर्व सेन की हथेली बिल्कुल बिना रुके बिजली की तरह गिरी और धर्मपाल सेन के गाल पर जोरदार तमाचा पड़ा। हाँ, सेन कबीले के 3 और सदस्य और 5 नौकरानियां सन रह गए। उन्होंने एक साथ ठंडी हवा में सांस छोड़ी। उसने सच में ऐसा कर दिखाया। सेन कबीले के भव्य मुख्य बटलर को, जिसे सब सम्मान का प्रतीक मानते थे, एक ऐसे लड़के ने थप्पड़ मारा जिसे पूरा कस्बा कूड़ा कहकर बुलाता है। कोई ताज्जुब नहीं कि इस बूढ़े कुत्ते की चमड़ी इतनी मोटी है। अथर्व सेन ने दांत दिखाते हुए ताना मारा। इसको थप्पड़ मारते ही मेरे हाथ में ही दर्द हो गया। ये सब बिल्कुल स्वाभाविक था। बॉडी रिफाइनिंग टियर में शरीर के हर हिस्से को ओरिजिन पावर से तराशा जाता है। हर मांसपेशी में ऊर्जा भर दी जाती है। हर मुक्का, हर किक में अभूतपूर्व ताकत होती है। धर्मपाल सेन अब एलिमेंट गैदरिंग टियर में था और पहले ही बॉडी रिफाइनिंग टियर को पार कर चुका था। इसलिए उसका शरीर, खासकर चेहरा, ओरिजिन पावर से पूरी तरह तराशा हुआ था। बॉडी रिफाइनिंग टियर के मिडिल स्टेज का कोई भी कल्टिवेटर उसे नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता। हाँ, थोड़ा बहुत दर्द जरूर दे सकता है। अगर खून बहाना हो तो हथियार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मगर इस वक्त बात चोट की नहीं, बेइज्जती की थी। एक ऐसा लड़का जिसे सब बेकार कहते हैं, जिसे अभी बॉडी रिफाइनिंग टियर का 2nd स्टेज भी ठीक से नहीं आया। उसने थप्पड़ मारा और वो भी 5 नौकरानियों के सामने। ये तो जिंदगी का सबसे बड़ा अपमान था। अगर ये बात बाहर फैल गई तो फिर समाज में वो मुंह कैसे दिखाएगा? धर्मपाल सेन की आंखों में आग जल रही थी। वो जोर से चिल्लाया, छोटे हरामी, ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। तू पछताएगा, जरूर पछताएगा। अरे वाह! अथर्व सेन ने लंबी सांस ली। तूने मेरे सामने, मेरे ही अनुयायी के सामने मुझे धमकी दी। क्या बेवकूफ़ी है? उसने झरना लियू की ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा। बोलिए शिष्य जी, जब कोई तुम्हारे गुरु को धमकी दे तो ऐसे में क्या करना चाहिए? झरना लियू का सुंदर चेहरा चमक उठा।
वह लियू कबीले की राजकुमारी थी, वह किसी की अनुयायी बनने की आदत कैसे डाल सकती थी। हालांकि वह एक ऐसी व्यक्ति थी जो अपने वादों को निभाती थी, इसलिए उसने तुरंत पूछा, क्या आपको उसे मारने के लिए मेरी ज़रूरत है। ये शब्द सुनकर धर्मपाल सेन और आदित्य सेन के दो बेटे चौंक गए। धर्मपाल सेन उनकी रीढ़ की हड्डी था, वह पेड़ जो उनके आसमान को थामे हुए था। अगर धर्मपाल सेन मर जाता तो वे भी सेन कबीले में अपनी सारी शक्ति खो देते। अथर्व सेन मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ये बूढ़ा कुत्ता मेरे पिता का है, इसलिए मेरे पिता को ही इससे छुटकारा पाना चाहिए। लेकिन उसने एक मेज़ का पैर तोड़ा और उसे अपने हाथ में तौला। उसे मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी, लेकिन वह दूसरी सज़ा से बच नहीं पाएगा। पेंग, उसने टेबल का पैर उठाया और धर्मपाल सेन के चेहरे पर दे मारा। एक भारी आवाज़ के बाद धर्मपाल सेन ने अपना मुंह खोला और मुंह में खून और टूटे हुए दांत थूक दिए। बूढ़े कुत्ते, मेरे पिता अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, फिर भी तुम उनकी उम्मीद छीन लेते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम पिटाई के लायक हो? तुम्हारे पास तो बेटा और पोता है, पर मेरे पिता के पास नहीं। कल तुमने इस बात पर भरोसा किया कि तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो और मुझे इतनी बेरहमी से पीटा कि मैं गंभीर रूप से घायल हो गया। क्या एक बड़े रिश्तेदार का रवैया ऐसा ही होना चाहिए? चूंकि तुम में कोई शर्म नहीं है और तुम एक बड़े रिश्तेदार की तरह व्यवहार नहीं करना चाहते, तो फिर मुझे अभी भी तुम्हारे चेहरे के बारे में क्यों सोचना चाहिए और तुम्हें एक बड़े की तरह क्यों देखना चाहिए? अथर्व सेन ने बात करते हुए उसे पीटा। कुछ वार के बाद धर्मपाल सेन के बाल पहले से ही जगह जगह बिखर चुके थे, उसका चेहरा खून से लथपथ था। उसके मुंह के कम से कम आधे दांत पहले ही गिर चुके थे। हालांकि उसकी हालत देखने में बेहद दयनीय थी, लेकिन यह मायने नहीं रखता था कि उसकी बाहरी चोटें कितनी गंभीर हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते उसकी शक्तिशाली जीवन ऊर्जा उसे जल्द ही चीख कर देती। सच में, अगर उसके जीवन को सचमुच खतरा पहुंचाना होता तो कोई गहरी आंतरिक चोट जरूरी थी। इसीलिए अथर्व सेन उसे खुशी खुशी पीटता रहा, बिना इस बात की परवाह किए कि कहीं वह उसकी जान ही न ले ले। धर्मपाल सेन अब कोई आवाज़ नहीं कर रहा था, लेकिन उसने अपने दिल में एक भयानक कसम खाई, जब भी उसके पास वीरेंद्र सेन को पछाड़ने की ताकत होगी, वह इस बाप बेटे की जोड़ी को टुकड़ों में चबा जाएगा। मेरा हाथ थक गया है, अथर्व सेन ने हाथ में पकड़ी छड़ी फेंकते हुए कहा। झरना, मेरे साथ यात्रा पर चलो। झरना। झरना लियू के पूरे शरीर में अचानक एक सिहरन दौड़ गई। इस तरह का संबोधन उसे अंदर तक झकझोर गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। अध्याय 6, स्वर्ग का औषधि मंडप। अथर्व सेन और झरना वहां से निकल चुके थे। आदित्य सेन और बाकी लोग उन्हें रोकना तो चाहते थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। यहां तक कि धर्मपाल सेन तक हार मान चुका था। सेन कबीले में ऐसा कौन था जिसमें उनका सामना करने की ताकत हो? कोई नहीं, जब तक कि वीरेंद्र सेन वापस न लौटे। लेकिन अगर वह लौट भी आता तो क्या वो अथर्व के पक्ष में होता? इसका जवाब साफ था। पांचों नौकरानियों के चेहरे पर अलग ही रंगत थी। उन्होंने इतना जबरदस्त तमाशा देखा था कि वे अगले 3 साल तक सिर्फ इसी की बातें करेंगी। अब हम कहाँ जा रहे हैं? झरना ने सेन कबीले के मैदान से बाहर निकलते ही अथर्व से पूछा। स्वर्ग का औषधि मंडप, अथर्व ने शांत स्वर में जवाब दिया। ओह, झरना ने हल्के से सिर हिलाया। उसे लगा कि शायद अथर्व अब उसकी दवाई लेगा। आखिरकार वो अभी रोगी ही थी। दोनों तेजी से आगे बढ़े और मुश्किल से 10 मिनट में अपने गंतव्य तक पहुंच गए। स्वर्ग का औषधि मंडप, ये स्थान बेहद शक्तिशाली और प्रतिष्ठित माना जाता था। रेन देश, रेन कंट्री के हर बड़े शहर में इसकी एक शाखा थी। रेन देश के बाहर भी इसकी शाखाएं हैं या नहीं, इस बारे में अथर्व को पक्की जानकारी नहीं थी, लेकिन इतना ज़रूर जानता था कि इस मंडप में औषधीय पौधों और गोलियों की इतनी वैरायटी होती है कि बाजार में उपलब्ध लगभग हर दवा यहाँ मिल जाती है। अगर यहाँ कोई औषधि नहीं मिलती तो उसे कहीं और मिल पाना मुश्किल था। अथर्व मंडप के भीतर गया और एक काउंटर तक पहुंचा। उस काउंटर के पीछे एक बहुत ही सुंदर युवती बैठी थी। अथर्व को आते देख वह मुस्कराते हुए तुरंत उठ खड़ी हुई और बोली, नमस्ते, मेरा नाम सोनल है। मैं आपकी सेवा करने के लिए सम्मानित महसूस कर रही हूँ। कुछ क्षणों के लिए उसकी नज़र झरना पर टिक गई। आखिरकार वह भी एक युवती थी और झरना की सुंदरता वाकई में असाधारण थी। उसे खुद भी देखकर थोड़ी देर को ठहराव सा महसूस हुआ। अथर्व सेन ने शांत भाव से सिर हिलाया और कहा, मुझे बैंगनी कमल घास, नीली शाखा का फल, 100 साल पुराना सिंदूरी बांस, लाल पत्ती वाला आलू और सड़ी हुई पत्तियों वाले मृत वृक्ष की जड़ें चाहिए। सोनल का चेहरा तुरंत फीका पड़ गया। वह यहाँ पिछले 2 साल से ज़्यादा समय से काम कर रही थी, लेकिन उसने इन 5 औषधीय पौधों के नाम तक कभी नहीं सुने थे। कुछ पलों तक वह बस अथर्व को खाली खाली नज़रों से देखती रही, फिर झिझकते हुए बोली, माफ़ कीजिएगा ग्राहक जी, लेकिन मैंने इन औषधीय पौधों के नाम पहले कभी नहीं सुने हैं। कृपया एक क्षण रुकिए, मैं किसी अनुभवी व्यक्ति से पूछती हूँ। ठीक है, अथर्व ने सहजता से सिर हिलाया। ये 5 औषधीय पौधे वास्तव में काफ़ी दुर्लभ थे। दरअसल इनका उपयोग एलिमेंट हॉट रिकवर स्पिरिट पाउडर जैसी विशेष दवा तैयार करने के लिए किया जाता था।
इसके अलावा इनका इस्तेमाल शायद ही किसी और मिश्रण में होता हो। और भले ही यह कोई शीर्ष श्रेणी की औषधि नहीं थी, पर यह विशेष मिश्रण अथर्व ने खुद अपने पिछले जीवन में तैयार किया था। उसने ये फॉर्मूला कुछ गिने चुने लोगों को सिखाया भी था, लेकिन इतनी विशिष्ट जानकारी शायद पीढ़ियों तक टिक नहीं पाए। कुछ ही देर में सोनल लौट आए। उसके साथ लगभग 30 वर्ष की आयु का एक अधेड़ व्यक्ति भी था। जैसे ही वह पास आया, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था। क्या तुम ही हो जो यहाँ बवाल कर रहा है? उसने अथर्व को घूरते हुए कहा। अथर्व ने चौंक कर भौहें तान दीं। क्या मतलब है तुम्हारा बवाल करने से? अरे बकवास बंद करो, वो अधेड़ व्यक्ति बड़बड़ाया। ऐसे बेसिर पैर औषधीय पौधों के नाम लेकर दुकान में हंगामा करना क्या झगड़ा खड़ा करना नहीं है? साफ दिख रहा है कि तुम यहाँ मजाक करने आए हो। उसके चेहरे की भावभंगिमा जैसे कह रही थी, अबे मैं तुझे पहचान गया हूँ। ढोंगी कहीं का, अथर्व ने संयम से पूछा। तो तुम्हें लगता है कि मैंने ये औषधीय पौधों के नाम यूं ही गढ़ लिए हैं? तुम्हारा सवाल ही बकवास है, उसने ठहाका मारा। मैं पीले ग्रेड का मध्य स्तर का एक अनुभवी कीमियागर हूँ। मैंने भी इन नामों को कभी नहीं सुना। इसका मतलब तुमने इन्हें यूं ही बना लिया है। चलो भागो यहाँ से। उस व्यक्ति का नाम महेंद्र जून था। और हाँ, वह वास्तव में पीले ग्रेड के मध्य स्तर का कीमियागर था, मगर उसके घमंड की गंध दूर से ही महसूस की जा सकती थी। दुकान में और भी ग्राहक मौजूद थे, और जब उन्होंने उसके शब्द सुने तो सभी के चेहरों पर अचानक एक श्रद्धा भरी प्रतिक्रिया उभरी। ओह की धीमी सी आवाज़ हर कोने से गूंजी। कीमियागर अपने आप में एक अत्यंत दुर्लभ और प्रतिष्ठित पेशा माना जाता था। इस पेशे को 4 मुख्य ग्रेड्स में बांटा गया था: स्वर्ग, पृथ्वी, काला और पीला। और हर ग्रेड के भीतर भी 3 स्तर होते थे: निम्न, मध्यम और उच्च। हालांकि पीले ग्रेड का मध्यम स्तर भी इतना प्रतिष्ठित था कि तमाम बड़ी शक्तियां ऐसे कीमियागरों को पाने के लिए एक दूसरे से भिड़ जाती थीं। ग्रे क्लाउड टाउन में भी ऐसी ही स्थिति थी। वहां इस स्तर का सिर्फ एक ही कीमियागर था, जो स्वर्ग के औषधि मंडप हेवेंस मेडिसिन पवेलियन में कार्यरत था। असल में उसे वहां दवाएं बनाने की ज़रूरत भी शायद ही कभी पड़ती थी, उसकी वहां सिर्फ उपस्थिति ही पर्याप्त थी। वह एक प्रशासक, एक दर्शन और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। इसलिए महेंद्र जून के पास घमंड करने की पूरी वजह थी। यहाँ तक कि कीमियागर महेंद्र ने भी ऐसा कहा है, ये साला वाकई कोई झगड़ा करने ही आया है। क्या मजाक है? ये तो सीधे स्वर्ग के औषधि मंडप में बदतमीजी करने चला आया। पता नहीं कौन है ये मूर्ख, कहीं शो दिखाने तो नहीं आ गया। भीड़ में सभी लोग अब पूरी तरह महेंद्र जून के पक्ष में हो चुके थे। आखिरकार एक कीमियागर का दर्जा ही कुछ ऐसा था, लोग सहज ही उनकी बात को आखिरी सत्य मान लेते। अथर्व सेन को ये सब सुनकर हल्का सा गुस्सा आया। वह थोड़ा चिढ़ गया और बोला, अगर तुमने उनके बारे में कभी नहीं सुना है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी लायक नहीं है। ये तुम्हारी अपनी समझ और काबिलियत की कमी है। तुम दूसरों पर बिना किसी ठोस वजह के इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो? जाओ और अपनी दुकान में जो सबसे पढ़ा लिखा आदमी है उसे बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। महेंद्र जून का चेहरा भी अब बुरी तरह उतर गया। उसने नाक सिकोड़ी और कड़वे स्वर में बोला, तू कौन होता है मुझे आदेश देने वाला? वह तो खुद उसे बेनकाब करने आया था, पर अब ये लड़का यहीं जमा हुआ था जैसे कि वो कोई तमाशा करने आया हो। और फिर वह कोई आम आदमी नहीं था, वह स्वर्ग के औषधि मंडप का प्रभारी व्यक्ति था। उससे ज्यादा जानकार यहाँ कौन हो सकता था? स्वाभाविक रूप से इसमें ग्रैंड मास्टर रमन शामिल नहीं थे। वे तो सिर्फ यहाँ छुट्टी मनाने आए थे, और जब उन्हें अचानक कोई प्रेरणा मिली तो उन्होंने स्वर्ग के औषधि मंडप की सुविधाओं का उपयोग करते हुए गोलियां बनाना शुरू कर दिया था। ये सब देखकर झरना के होठों के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। वह थोड़ी सी आशान्वित नजर आई। इस बार वह कोई अभिनय नहीं कर रही थी। स्वर्ग का औषधि मंडप एक बेहद विशाल और प्रभावशाली संस्था थी। यहाँ तक कि वर्षा देश का शाही परिवार भी उनके साथ आदरपूर्वक पेश आता था। और चूंकि वह लियू कबीला की युवा पीढ़ी की सदस्य थी, वह किसी भी हालत में अथर्व सेन के साथ इस पवित्र जगह का अपमान नहीं कर सकती थी। क्या तुम वाकई इतने काबिल नहीं हो? अब चुप क्यों हो गए? शर्मिंदा लग रहे हो? उसके मन में ऐसे विचार चल रहे थे। हालांकि वह अभी अथर्व सेन की अनुयायी बनने के लिए सहमत हो गई थी, लेकिन यह महज एक अस्थायी सहमति थी, और उसका अभिमान अब भी उसे पूरी तरह समर्पण करने से रोक रहा था, कम से कम इस समय तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए वह सच में चाहती थी कि आज अथर्व सेन को जरा शर्मिंदगी उठानी पड़े। चाहे कोई लड़की बाहर से कितनी भी ठंडी और शांत दिखे, लेकिन जब उसका दिल दुखाया जाता है तो वह बदला जरूर लेना चाहती है। चले जाओ, महेंद्र जून ने अधीर होकर हाथ झटकते हुए कहा। तुम्हें इसका पछतावा तो नहीं होगा? अथर्व सेन ने बेहद शांत स्वर में कहा। हाँ, तू करेगा क्या? मुझे धमकी दे रहा है? महेंद्र जून को जैसे उसकी बातों से मजा आने लगा था। इस लड़के ने सच में उसे धमकी देने की जुर्रत की थी। दुकान में मौजूद बाकी लोग ऐसे नजर आ रहे थे जैसे कोई मजेदार तमाशा देख रहे हों। क्या ये लड़का किसी कबीले का बिगड़ा हुआ वारिस था?
पर सच कहें तो इवन अगर वह दो बड़े कुलों में से किसी एक के मुखिया का बेटा भी होता, तब भी वह पीले ग्रेड के मध्यम स्तर के कीमियागर के सामने खड़ा होने के लायक नहीं होता। अथर्वसेन बस हल्के से मुस्कुराया और फिर झरना की ओर मुड़ा। झरना के दिल में गुस्से और घृणा की एक हल्की लहर उठी। क्या वो फिर से उसे कोई लड़ाई करने को कहेगा? लेकिन उसने केवल अथर्व को ये कहते सुना, मेरी मदद करो और जोर से चिल्लाओ, तुमने बहुत ज्यादा कॉपर वैली सैंड डाल दिया है, 3 बार बोलो, जितना जोर से चिल्ला सको। ... ये अब क्या नया ड्रामा है? झरना की खूबसूरत आंखें एक पल को फैल गईं, लेकिन जब उसने अथर्वसेन के चेहरे पर वह आत्मविश्वास देखा तो उसका दिल एकदम डोल गया। बिना कुछ और पूछे उसने वैसा ही किया जैसे कहा गया था। तुमने बहुत ज्यादा कॉपर वैली सैंड डाल दिया है। तुमने बहुत ज्यादा कॉपर वैली सैंड डाल दिया है। तुमने बहुत ज्यादा कॉपर वैली सैंड डाल दिया है। वह एलिमेंट गैदरिंग टीयर की कल्टिवेटर थी, तो उसकी चीख किसी शेर की दहाड़ जैसी गूंजी। तुम दोनों पागल हो क्या? इन्हें यहां से बाहर निकालो। महेंद्र, जून ने गुस्से में 2 गार्डों को आदेश दिया। पेंग, एक जोरदार आवाज गूंजी जैसे किसी चीज का जोरदार विस्फोट हुआ हो। कोई भी कीमियागर तुरंत समझ सकता था कि यह आवाज भट्टी फटने की थी। ऐसा हादसा हर कीमियागर की जिंदगी में कभी न कभी होता है। टोंग टोंग टोंग, ऊपर से दौड़ते कदमों की तेज आवाजें सुनाई दीं। कुछ ही पल में एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग सीढ़ियों पर दिखाई दिया और सीधे झरना के सामने तीर की तरह कूदा। वह बेहद उत्साहित था। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने कॉपर वैली सैंड ज्यादा डाल दिया है? उसकी हालत बुरी थी। माथा, दाढ़ी और बाल झुलसे हुए थे, चेहरा आधा काला पड़ गया था और कपड़े भी जलने के कारण फटे पुराने लग रहे थे। इतने बुजुर्ग व्यक्ति का यूं नज़दीक से घूरना झरना के लिए थोड़ा अजीब जरूर था, पर जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो था उसकी छाती पर लटकता चांदी का प्रतीक। ये कीमियागर संघ का एक निशान था और चांदी का मतलब था ब्लैक ग्रेड का कीमियागर, और प्रतीक का एक सितारा दर्शाता था निम्न स्तर का योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये बुजुर्ग वास्तव में ब्लैक ग्रेड का एक निम्न स्तर का कीमियागर था। हे भगवान, ऐसा व्यक्ति शाही शहर के किसी भी महान कुल में भी सम्मानित अतिथि के रूप में माना जाता है। यहाँ तक कि झरना के लियू कबीले के मुखिया को भी अगर कभी इसका सामना करना पड़े तो उसे बहुत आदर और नम्रता से ग्रैंड मास्टर कहकर संबोधित करना पड़ेगा। लेकिन अभी ये ग्रैंड मास्टर उसी की ओर चापलूसी भरी निगाहों से देख रहे थे। उनका चेहरा किसी जिज्ञासु विद्यार्थी की तरह ज्ञान की प्यास से भरा हुआ था। झरना को अजीब न लगे तो और क्या हो। अध्याय 7, ग्रैंड मास्टर रमन मेहरा। फूं, ये दृश्य देखकर दवा की दुकान में मौजूद हर किसी की सांसें जैसे थम गईं। भले ही कुछ लोग ग्रैंड मास्टर रमन मेहरा को व्यक्तिगत रूप से नहीं पहचानते थे, लेकिन उनके सीने पर लटका चांदी का प्रतीक साफ संकेत था कि वे ब्लैक ग्रेड के लोअर टियर के कीमियागर हैं। ब्लैक ग्रेड साधारण लोगों के लिए यह एक ऐसा रुतबा था जिसकी तुलना रेन कंट्री के किसी ऊंचे दर्जे के शाही अधिकारी से की जा सकती थी। ये किसी शहर के मेयर से भी बड़ा पद माना जाता था। लेकिन ऐसा व्यक्ति, एक ग्रैंड मास्टर, सिर्फ एक शब्द के कारण ऐसी अवाक अभिव्यक्ति दिखा दे तो लोग कैसे न चौंकते। और इस सब का कारण एक युवा था। ये कैसे हो सकता है? भीड़ में मौजूद कई लोग लगभग पागल हो गए थे। ये सच उन्हें किसी कीमत पर स्वीकार नहीं हो रहा था, चाहे वे सिर ही क्यों न फोड़ लें। मादा जून तो सबसे ज्यादा हैरान दिखे। ग्रैंड मास्टर रमन मेहरा का नाम उन्होंने कई बार सुना था। वो स्वर्ग की मेडिसिन पवेलियन की रेन कंट्री शाखा के एक बेहद अहम व्यक्ति थे। मादा जून जैसे लोग उन्हें देखने की भी कल्पना नहीं कर सकते थे, सिर्फ अफवाहों और किंवदंतियों में ही उनकी चर्चा सुनी थी। तो फिर जब उन्होंने ग्रैंड मास्टर के चेहरे पर इस तरह की हैरत और श्रद्धा की झलक देखी तो भला वो खुद चौंके बिना कैसे रह सकते थे। क्या वाकई ये लड़का कोई सिरफिरा बदमाश नहीं बल्कि सच्चा जानकार था? क्या उसने जिन जड़ी बूटियों का नाम लिया वे असल में सही थीं? अथर्वसेन ने नाक थोड़ा सिकोड़ते हुए कहा, ठीक है, तुम काफ़ी चालाक हो। तुमने विंड एंड फायर पिल के फॉर्मूले में बदलाव करके उसमें कुछ महंगी जड़ी बूटियों की जगह पर्पल बैक बेयर पिल, 1000 श्रेड केन और ब्लैक रॉक पाउडर का इस्तेमाल किया है। इस तरह औषधीय प्रभाव में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उत्पादन लागत काफ़ी घट जाएगी। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? ग्रैंड मास्टर रमन मेहरा पलटकर चौंके हुए अथर्वसेन को घूरने लगे और कर्कश आवाज़ में पूछा। ये तो उनका निजी रहस्य था। वो इसे तब सार्वजनिक करने वाले थे जब सफलता मिल जाती, ताकि अपने पुराने साथियों और प्रतिद्वंद्वियों को चौंका सकें। लेकिन ये लड़का, उसने सब पकड़ लिया। अथर्वसेन की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई और उसने कहा, बिल्कुल स्वाभाविक है, मैंने अपनी नाक का इस्तेमाल किया इसे सूंघने के लिए। क्या तुम राक्षस हो? तुमने सिर्फ सूंघकर पता लगा लिया। औषधीय गोलियों के फॉर्मूले बेहद कीमती होते थे और कोई भी अनुभवी कीमियागर कभी भी यूं ही किसी को अपना फॉर्मूला नहीं बताता। एक कीमियागर के लिए उसका फॉर्मूला उतना ही अहम होता है जितना किसी योद्धा के लिए उसका मार्शल आर्ट कौशल। समस्या ये थी कि जू हेशिन ने अब तक बेहतर औषधीय गोली का फॉर्मूला खुद तैयार नहीं किया था, लेकिन अथर्वसेन ने सिर्फ नाक से सूंघकर ही उसमें सुधार की संभावना निकाल ली थी।
फिर भी जू हेशिन जरा भी चौंका नहीं, ये और भी हैरान करने वाली बात थी। आपका फॉर्मूला बेहतर हो सकता है, अथर्व ने सुझाव दिया, लेकिन कॉपर वैली सैंड बहुत कठोर है और इसका मर्जिंग पॉइंट भी बहुत हाई है। चाहे आप इसे जितना भी बारीक पीस लें, गोली में अवशेष रह ही जाएंगे जो उसकी क्वालिटी को गिरा देंगे। आप इसकी जगह रेजिंग फ्लेम्स लेपर्ड के दांतों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पिछले जीवन में अथर्व सेन ने लापरवाही में भी कई लोगों की मदद कर दी थी और वो बाद में ग्रैंड मास्टर लेवल के कीमियागर बन गए थे। जू हेशिन ने झटपट अपने दिमाग में गणनाएं शुरू कर दी और बुदबुदाया, रेजिंग फ्लेम्स लेपर्ड, उसका तत्व संरेखण अग्नि है जो ब्लैक रॉक पाउडर के यिन संरेखण को निष्क्रिय कर देता है और वो आसानी से उच्च तापमान पर पिघल सकता है, इसलिए गोली में कोई अवशेष नहीं बचेगा। अद्भुत, कमाल का सुझाव है, मैंने खुद इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। वहां खड़ा बूढ़ा आदमी पूरी तरह सन्न रह गया। अथर्व सेन को तीखी नजरों से देखते हुए उसने तुरंत कहा, युवा मित्र, कृपया मेरे साथ ऊपर चलिए, मुझे आपको सम्मानपूर्वक आमंत्रित करना चाहिए। बेशक उसका सम्मान वाला इरादा झूठा था, असल में वो उसे किसी तरह मनाकर और भी औषधीय गोलियों के फॉर्मूले उगलवाना चाहता था। उसकी नज़रों में अथर्व सेन निश्चित तौर पर किसी बेहद प्रभावशाली परिवार का उत्तराधिकारी लग रहा था, खासतौर पर ऐसा परिवार जो औषधि विद्या में माहिर हो। अथर्व मुस्कुराया लेकिन सिर हिलाते हुए बोला, माफ़ कीजिए, मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं? जू हेशिन लगभग पागल हो गया था। ये लड़का तो जैसे चलता फिरता फॉर्मूला एनसाइक्लोपीडिया था। क्योंकि किसी ने मुझे यहाँ से जाने को कहा था। ... कहते हुए अथर्व ने जानबूझकर महेंद्र जून की तरफ देखा। पुतोंग। महेंद्र जून घबराहट में सीधे अपने घुटनों पर गिर पड़ा। इस वक्त उसकी हालत ऐसी थी कि वो रोना चाहता था, लेकिन आंसू भी उसे धोखा दे रहे थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसे कैसे पता होता कि ग्रैंड मास्टर रमन मेहरा अथर्व सेन के साथ इतना सम्मानजनक व्यवहार करेंगे। अगर उसे जरा भी अंदाजा होता तो वह अथर्व को एक वरिष्ठ के रूप में देखता और उतना ही सम्मान भी देता। लेकिन अब क्या किया जा सकता था? वह अपने चेहरे पर उभर आए घिनौने भावों को छुपा नहीं सका। दुकान में मौजूद बाकी सभी लोग ये तमाशा देख रहे थे और मन ही मन सिर हिला रहे थे। अगर महेंद्र जून थोड़ा विनम्र होता, अगर उसने अपनी बातचीत में इतनी आक्रामकता न दिखाई होती, तो शायद उसके लिए अब भी कोई रास्ता बचा होता। ये सब उसी की अपनी मूर्खता का परिणाम था। ग्रैंड मास्टर रमन मेहरा ने झटके से अपना सिर घुमाया और उनके झुर्रियों से भरे चेहरे पर उबाल खाता हुआ गुस्सा साफ झलक रहा था। वो गुस्से में क्यों न होते? एक कीमियागर के रूप में उन्होंने अपने पूरे जीवन में एक ही चीज़ की तलाश की थी, कीमिया की कला में प्रगति और गोली निर्माण के और अधिक दुर्लभ फॉर्मूले। और अब उनके सामने एक चलता फिरता गोली फॉर्मूले का विश्वकोश खड़ा था और उस आदमी ने उसे वहां से चले जाने को कह दिया था। क्या वह उससे नफरत करता था? मूर्ख, उन्होंने गुस्से से गरजते हुए कहा, यहाँ क्या हो रहा है? कोई मुझे समझाए। महेंद्र जून के तो जैसे प्राण सूख गए। ग्रैंड मास्टर रमन की भयंकर दृष्टि के नीचे वो कुछ कहने से डर गया, लेकिन चुप भी नहीं रह सकता था, तो उसने हकलाते हुए वो घटना बयान करनी शुरू की जो पहले घट चुकी थी। हालांकि उसने बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया, लेकिन उसने वो अपमानजनक बातें जो उसने पहले अथर्व सेन से कही थी उन्हें दोहराने की हिम्मत भी नहीं जुटाई। वो इतना भी बेवकूफ़ नहीं था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तुझे लगता है तू बहुत बड़ा अधिकारी है? ग्रैंड मास्टर रमन मेहरा ने गुस्से में चिल्लाते हुए एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। महेंद्र जून 3 बार वहीं घूम गया और फिर लड़खड़ाता हुआ रुक गया। वह पूरी तरह से पिटकर मूर्ख सा दिखने लगा था। तूने इनके बारे में नहीं सुना, तो क्या इसका मतलब ये चीज़ें अस्तित्व में ही नहीं हैं? क्या हर वो औषधीय पौधा जिसके बारे में तू नहीं जानता, उसे इस दुनिया से मिटा दिया जाना चाहिए? सुन ले, ये 5 औषधीय पौधे वास्तव में मौजूद हैं। बैंगनी कमल घास ईगलवुड घाटी में मिलती है। ब्लू ब्रांच फल 100 लिंक पर्वतों की एक गुप्त घाटी में पाया जाता है। 100 साल का सिंदूरी बांस चरम यांग वाले क्षेत्रों में उगता है। लाल पत्ती वाला आलू ज्वालामुखी की राख के नीचे दबा होता है। और केवल सड़े हुए पत्तों वाले सूखे पेड़ की जड़ें ही दुर्लभ हैं, जो 100 वर्षों से ज़्यादा पुराने सड़े हुए वृक्ष की जड़ों के नीचे मिलती हैं। मैं गलत था, मैं सच में गलत था। महेंद्र जून डर के मारे लगातार माफ़ी मांगने लगा। अगर ग्रैंड मास्टर रमन ने खुद ये कहा है तो इसमें शक की क्या गुंजाइश थी? वह घबराया हुआ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और खुद को थप्पड़ मारने लगता है। मुझे घमंडी नहीं होना चाहिए था। मुझे अपने आप को सर्वज्ञ समझने की गलती नहीं करनी चाहिए थी। ग्रैंड मास्टर रमन अब फिर से अथर्व सेन की ओर मुड़े और बोले, युवक मित्र, मैं वास्तव में शर्मिंदा हूँ, मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। फिर अचानक उनके चेहरे का रंग बदल गया, मानो उन्हें कुछ बहुत पुरानी बात याद आ गई हो। उनके गुरु ने वर्षों पहले एक विशेष नुस्खे का जिक्र किया था, एक ऐसी दवा जो स्पिरिट बेस पर लगी गंभीर चोटों को ठीक करने में अत्यंत प्रभावी थी। उसमें ठीक इन्हीं 5 औषधीय सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती थी जिनकी अथर्व को तलाश थी।
उन दिनों उनके गुरु ने अफसोस के साथ कहा था कि हालांकि इसे रिफाइन करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इसकी हीलिंग पावर चमत्कारी थी। दुर्भाग्यवश समय के साथ इसकी निर्माण विधि खो गई थी और केवल कुछ मुख्य अवयवों के नाम ही बचे थे। ये नुस्खा उनके दिल में हमेशा के लिए बस गया था और अब अचानक वह पूरी तस्वीर उनके सामने थी। क्या अथर्व सेन वही एलिमेंट हॉट रिकवर स्पिरिट पाउडर बनाने जा रहा है? ये सोचते ही ग्रैंडमास्टर रमन मेहरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर वह इस सूत्र को फिर से हासिल कर सके और इसे अपने दिवंगत गुरु को श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करे तो उनके गुरु परलोक में भी मुस्कुराएंगे। ये रहा उसी शैली, नामों और निर्देशों के अनुसार अनुवादित अगला भाग। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युवा मित्र, ग्रैंडमास्टर रमन मेहरा ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, जो औषधीय सामग्री आप खरीद रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि आप उसे गढ़ना चाहते हैं? एलिमेंट हॉट रिकवर स्पिरिट पाउडर। अथर्व सेन ने सिर हिलाते हुए सीधी सच्चाई कह दी, मेरा स्पिरिट बेस थोड़ा घायल हो गया है। महेंद्र जून ने सदमे में तेज सांस खींची। स्पिरिट बेस को नुकसान पहुंचाना किसी भी कल्टिवेटर के लिए एक गंभीर, लगभग लाइफ थ्रेटनिंग स्थिति मानी जाती थी। उसकी जानकारी में ऐसा कोई उपाय नहीं था जिससे उसे पूरी तरह से ठीक किया जा सके। लेकिन अथर्व के लहजे में ऐसा आत्मविश्वास था जैसे वह कोई साधारण बुखार ठीक करने की बात कर रहा हो। वहीं झरना लियू की आंखों में चमक आ गई। वह लियू कबीले की राजकुमारी थी। भले ही वह खुद कोई कीमियागर एल्केमिस्ट नहीं थी, लेकिन उसने कई दुर्लभ और अमूल्य औषधीय गोलियों के बारे में सुना था, जैसे परमानेंट मून पिल, जो कि स्पिरिट बेस की चोटों को कुछ हद तक ठीक कर सकती थी। लेकिन समस्या ये थी कि परमानेंट मून पिल की कीमत इतनी ज़्यादा होती थी कि लियू कबीला जैसा बड़ा खानदान भी सिर्फ एक गोली के लिए अपनी सारी दौलत दांव पर लगा सकता था, और तब भी संभव है कि उन्हें एक भी न मिल पाए। अथर्व सेन, अथर्व सेन, तुम आखिर कितने रहस्य अपने भीतर छिपाए बैठे हो? झरना लियू के मन में अथर्व को लेकर जिज्ञासा और गहराती जा रही थी। अब भले ही अथर्व ने कह दिया हो कि वह उसे अपना अनुयायी नहीं बनाना चाहता, लेकिन वह जानती थी ये रहस्यमयी लड़का अब उसकी जिज्ञासा बन चुका है। और जिज्ञासा एक ऐसी आग होती है जो कभी बुझती नहीं। अध्याय 8, वश में। युवा मित्र, कृपया बैठिए। ग्रैंडमास्टर रमन मेहरा ने अत्यंत विनम्रता से कहा, एक ब्लैक ग्रेड कीमियागर होते हुए भी उसमें कोई घमंड नहीं झलक रहा था। मैं पूरी गारंटी देता हूँ, 5 नहीं, सिर्फ 3 दिन के भीतर मैं आपको सभी जरूरी औषधीय सामग्री पहुंचा दूंगा। ठीक है, अथर्व सेन ने सिर हिलाया। अपने पिछले जीवन में वह शिखर पर था, लेकिन अब वह फिर से शुरुआत कर रहा था। एक कमजोर शरीर, सीमित संसाधन। ऐसे में उसे चाहिए था कि वह नए लोगों से जुड़कर अपने सामाजिक दायरे को फिर से मजबूत बनाए। महेंद्र जून जैसे छोटे किरदार को हल्की सी सजा देना ही काफी था। अथर्व जानता था कि उसे अपने स्तर से नीचे नहीं गिरना चाहिए। रमन मेहरा बेहद प्रसन्न हुआ और तुरंत अथर्व सेन और झरना लियू को तीसरी मंजिल पर एक सुंदर अध्ययन कक्ष में ले गया। अगर पूछने की इजाजत हो तो युवा मित्र, आपके गुरु कौन हैं? बूढ़े ग्रैंडमास्टर ने जिज्ञासावश पूछा। मेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने सब कुछ खुद सीखा है, अथर्व ने शांति से जवाब दिया। अपने पिछले जन्म में वह कीमिया के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा था। उसने अनेकों शक्तिशाली कीमियागरों से सीखा, अंततः अपनी खुद की धारा शुरू की और इतिहास का सबसे महान कीमियागर बन गया। रमन मेहरा को स्वाभाविक रूप से इस पर विश्वास नहीं हुआ। इतनी कम उम्र में कीमिया में इतनी गहरी समझ असंभव सा लगा, लेकिन वह अथर्व सेन की प्रतिभा और आत्मविश्वास से इतना प्रभावित हो चुका था कि उसे स्वर्ग औषधि मंडप में शामिल करने का मन बना चुका था। और इसलिए उसने अथर्व की परीक्षा लेनी शुरू की, लगातार कई जटिल सवाल पूछे जिनसे उसके कौशल की गहराई को परखा जा सके। अथर्व सेन ने पूर्ण शांति और आत्मविश्वास के साथ ग्रैंडमास्टर रमन मेहरा के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वह एक ग्रैंडमास्टर कीमियागर था। चाहे वह उसका पूर्व जीवन रहा हो या वर्तमान पुनर्जन्म, कीमिया के क्षेत्र में उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं था। जैसे जैसे उनकी बातचीत आगे बढ़ी, धीरे धीरे वार्तालाप की कमान अथर्व के हाथों में आ गई। उसने ऐसे ऐसे बिंदु रखे कि कई बार रमन मेहरा को गहराई से सोचने पर मजबूर होना पड़ा, और हर बार बूढ़े आदमी के चेहरे पर आदर और सम्मान और अधिक गहराता गया। शिक्षा में उम्र या पद की कोई सीमा नहीं होती, जिसके पास ज्ञान होता है वही गुरु होता है। शुरुआत में रमन मेहरा उसे युवा मित्र कहकर संबोधित करता था, जैसे वह स्वयं को ऊंचे स्तर पर रख रहा हो, लेकिन कुछ ही समय में उसने अपना स्वर बदल लिया। अब वह अथर्व सेन को साथी कीमियागर कहने लगा, और अंततः उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। वह खुद को रोक नहीं पाया, वह आदरपूर्वक खड़ा हो गया और ध्यानपूर्वक अथर्व की बातें सुनने लगा, ठीक उसी तरह जैसे वर्षों पहले वह अपने आदरणीय गुरु के सामने बैठा करता था। अपने हृदय में रमन मेहरा अथर्व को अब अपने से कहीं ऊंचा मान चुका था। यहाँ तक कि उसने मन ही मन ये स्वीकार कर लिया, यदि केवल सिद्धांतों और अंतर्दृष्टि की बात की जाए तो अथर्व सेन उसके गुरु से भी कहीं ऊपर है। महागुरु, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? क्या मैं आपकी शिक्षाओं को सुनता रह सकता हूँ? जब रमन मेहरा ने यह विनती की तो झरना लियू लगभग सदमे में चली गई।
लेकिन जब उसने ठंडे दिमाग से सोचा तो उसे यह बिल्कुल स्वाभाविक लगा। आखिरकार ये व्यक्ति था भी कौन? ये वही ब्लैक ग्रेड की मियागर था, भले ही अभी निम्न स्तर का ही क्यों न हो, लेकिन ब्लैक ग्रेड का दर्जा ही अभूतपूर्व सम्मान था। झरना अब स्तब्ध थी और अथर्व सेन की अनुयायी बनने के उसके भीतर के विरोध की भावना धीरे धीरे कम होने लगी थी। जब ग्रैंडमास्टर रमन मेहरा जैसा व्यक्ति भी इस नौजवान का शिष्य बनने को व्याकुल है, तो फिर वह किस आधार पर इनकार कर सकती है? शिकायत का कोई मतलब नहीं था। अथर्व सेन ने शांत भाव से सिर हिलाया और कहा, इस समय मेरा किसी शिष्य को लेने का कोई इरादा नहीं है। वास्तव में रमन मेहरा की कीमिया में समझ अथर्व की दृष्टि से सिर्फ औसत थी। अपने पूर्व जीवन में अथर्व ने 3 शिष्य बनाए थे और वे तीनों ही कीमिया में असाधारण प्रतिभाशाली थे। रमन मेहरा को थोड़ा अफसोस तो जरूर हुआ, लेकिन साथ ही उसे पूर्ण रूप से ये भी समझ आ गया कि अथर्व सेन ने उसे शिष्य बनाने से इनकार क्यों किया। वजह सीधी थी, उसकी अपनी कीमिया प्रतिभा बहुत साधारण थी। वह उस ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं सकता था जहां अथर्व खड़ा था। ऐसे में उसे इनकार करना भी स्वाभाविक था। आखिरकार किसी ऐसे व्यक्ति के सामने कैसे खड़ा हुआ जा सकता है जिसकी समझ और कला इतनी ऊंचाई पर हो कि आप केवल दूर से देख सकें और नतमस्तक हो जाएं। किसी ऐसे महान व्यक्ति के शिष्य बनने की उम्मीद करना शायद बहुत बड़ी चाह थी। झरना लियू ये देखकर दंग रह गई। अथर्व सेन ने वास्तव में मना कर दिया था। उसने मना कर दिया। ये वही व्यक्ति था जो केवल निम्न स्तर का ब्लैक ग्रेड की मियागर था, और सामने खड़ा था रमन मेहरा, एक सम्मानित ग्रैंड मास्टर, जिसे पाने के लिए तो रेन साम्राज्य का शाही परिवार भी सब कुछ दांव पर लगा सकता था। यहाँ तक कि किसी राजकुमारी का विवाह प्रस्ताव भी असंभव नहीं था। लेकिन अथर्व सेन ने तो उस प्रस्ताव की कल्पना मात्र को भी ठुकरा दिया, वो भी बिना किसी हिचकिचाहट के। ये आदमी वाकई में समझ से बाहर था। तभी अथर्व ने शांत भाव से कहा, हालांकि अगर आपको किसी सिद्धांत को समझने में परेशानी हो तो आप कभी भी सेन निवास आ सकते हैं। बहुत धन्यवाद महागुरु, बहुत बहुत धन्यवाद। रमन मेहरा ने झुककर बार बार हाथ जोड़े। उसके चेहरे पर प्रसन्नता इतनी साफ थी जैसे उसे कोई दुर्लभ वरदान मिल गया हो। झरना लियू ये सब देखकर भीतर तक स्तब्ध थी। अगर ये दृश्य कोई बाहरी देख लेता तो निश्चित ही उसकी आंखें बाहर निकल जातीं। एक ब्लैक ग्रेड की मियागर जो खुद अपने पद पर एक ताकतवर हस्ती था, वह इस वक्त अथर्व सेन के सामने ऐसे खड़ा था जैसे कोई छात्र अपने गुरु के सामने। सिर्फ उससे मिलने का मौका मिल जाना भी उसके लिए सम्मान की बात बन चुकी थी। तो अब मैं चलता हूँ, अथर्व ने आगे बढ़ते हुए कहा। मैं आपको विदा करता हूँ महागुरु। रमन मेहरा ने तुरंत झुककर आदरपूर्वक विदा ली। उसके जाते ही अथर्व ने अचानक झरना की ओर मुड़ते हुए कहा, ओह एक बात और। झरना, क्या तुम अपने साथ कुछ पैसे लाए हो? दवा के लिए थोड़ा अग्रिम भुगतान करने में मदद कर दो ना। झरना लियू अब पूरी तरह समझ चुकी थी। अथर्व सेन ये दवा अपने लिए ले रहा था, न कि उसकी किसी बीमारी के इलाज के लिए। उसके होंठ अनायास ही मुस्कुरा उठे। ये आदमी सच में जानता है कि हर चीज़ का सबसे बढ़िया इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अभी अभी उसने उसे अनुयायी बना लिया था और अब उसके पस पर ही हाथ डाल रहा था। लेकिन जैसे ही वह पस निकालने लगी, कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रमन मेहरा ने झटपट अपने हाथ हिलाए जैसे किसी ने उसे आग की तरफ धकेल दिया हो। आज जो कुछ उसने अथर्व सेन से सीखा था वह अनमोल था। वो भला किसी ऐसी चीज़ के लिए उनसे पैसे कैसे ले सकता है जो उसके पूरे जीवन को बदल सकती है। महागुरु, उसने विनम्र स्वर में कहा, कृपया मुझे ये सौभाग्य दीजिए कि मैं आपको ये छोटी सी भेंट दे सकूं। अथर्व ने एक क्षण सोचा, फिर हल्के से सिर हिलाया। तो ठीक है, जैसा आप चाहें। असल में उसने रमन मेहरा को जो थोड़ी सी जानकारी दी थी वो भी किसी सम्राट के वरदान के समान थी। ये थोड़ी सी शिक्षा ही रमन को जीवन भर लाभ दे सकती थी, और बदले में कुछ औषधीय जड़ी बूटियां स्वीकार करना ये कोई बड़ा सौदा नहीं था। रमन मेहरा का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसे यह मौका मिला कि वह महागुरु अथर्व सेन के लिए कुछ कर सके, चाहे वह बस एक छोटी सी सेवा ही क्यों ना हो। वो उसके लिए सम्मान की बात थी। तो फिर अथर्व ने सोचते हुए कहा, कुछ रिटर्न ओरिजिन पिल्स ले लूंगा। रमन ने ये सुनते ही दोनों हाथ सामने जोड़ दिए। अरे नहीं, इतनी सस्ती चीज़ के लिए मैं आपको भुगतान नहीं करने दूंगा। वैसे भी, उसने गर्व से कहा, ये ऐसी चीज़ है जिसे मैं बहुत आसानी से बना सकता हूँ, तो इसे मेरी तरफ से एक उपहार समझिए महागुरु। झरना लियू एक बार फिर दंग रह गई। रिटर्न ओरिजिन पिल्स, ये कोई आम दवा नहीं थी। ये तो एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए संजीवनी बूटी के समान होती है, जो उनकी ओरिजिन पावर को बहुत तेजी से रिकवर करती है। युद्ध के समय में इसका मूल्य अनमोल होता है। और ये कहना कि ये मैं तो वैसे ही बना लेता हूँ, मानो कह रहा हो कि हलवा बनाना है। हालांकि अथर्व सेन को सिर्फ लोअर ग्रेड पिल्स ही चाहिए थे, फिर भी उनमें से एक की कीमत कम से कम 3 चांदी के सिक्कों के बराबर थी। रमन मेहरा वाकई बहुत उदार निकला। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अथर्व सेन को पूरी 100 रिटर्न ओरिजिन पिल्स थमा
दी। अगर अथर्व अभी सिर्फ बॉडी रिफाइनिंग केयर में न होता और उसे सिर्फ निम्न स्तर की पिल्स की ही आवश्यकता न होती, तो यकीन मानो रमन उसे उच्च स्तर की गोलियां भेंट करता। बिना पलक झपकाए अथर्व सेन और झरना लियू सीढ़ियां उतरते हुए बाहर आ गए। रमन मेहरा हाथ जोड़कर उन्हें आदरपूर्वक विदा करता रहा। कुछ दूरी चलने के बाद झरना खुद को रोक न सका। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अथर्व ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। स्वाभाविक रूप से घर। दवाई के आने का इंतजार करने। उसकी आत्मा का आधार अभी भी टूटा हुआ था। जब तक वो ठीक नहीं होता, कल्टिवेशन शुरू करना असंभव था। झरना की आंखों में उत्सुकता चमकी। क्या तुम सच में पिल्स बनाना जानते हो? अथर्व की आवाज़ में वही पुराना आत्मविश्वास था। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे बेहतर जानता हो। झरना लियू ने तुरंत मुंह बिचकाया। तुम फिर से शेखी बघाड़ने लगे। ठीक है। अथर्व ने रमन मेहरा जैसे अनुभवी ब्लैक ग्रेड कीमियागर को भी अपना मुरीद बना लिया था। लेकिन फिर भी ब्लैक ग्रेड से ऊपर तो अर्थ ग्रेड और हेवन ग्रेड के अल्केमिस्ट्स भी होते हैं। अथर्व ने कोई जवाब नहीं दिया। तर्क नहीं, समय जवाब देगा, क्योंकि उसकी हैसियत इतिहास में दर्ज थी। थोड़ी देर बाद झरना ने फिर सवाल दागा। आपने ग्रैंडमास्टर रमन को साथ चलने की अनुमति क्यों नहीं दी? वो सिर्फ एक कीमियागर नहीं है, बल्कि गशिंग स्प्रिंगटियर का योद्धा भी है। अथर्व सेन रुका। उसकी चाल थमी। उसने सिर घुमाकर झरना को देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, पहली बात, तुम्हारा स्पिरिट बेस हेवन ग्रेड का है, और अब तुम एलिमेंट गैदरिंग टियर के 8वें स्तर पर हो, तो गशिंग स्प्रिंगटियर बस एक कदम दूर है। दूसरी बात, मुझे अपने लिए गोलियां बनाने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी बात, अथर्व की आंखों में शरारत चमकी, अगर मुझे वाकई किसी की ज़रूरत पड़ी, तो एक खूबसूरत लड़की एक बूढ़े आदमी की तुलना में आंखों को ज़्यादा सुकून देती है। झरना लियू का चेहरा झट से लाल हो गया, न शर्म से, बल्कि गुस्से और झेप की मिली जुली भावना से। ये कमीना, उसने मन ही मन कहा, पर जवाब में कुछ कह भी नहीं पाया। झरना लियू अवाक रह गई। अथर्व सेन के शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए थे, और चाहे उसने जाहिर न किया हो, पर उसके दिल में एक हल्की सी खुशी की लहर जरूर उठी। अब पहले घर चलते हैं, अथर्व ने कहा। मुझे अभी तुम्हें इन रहस्यमय कलाएं सिखानी हैं। झरना के कदमों में जैसे ऊर्जा दौड़ गई। उसके चेहरे पर उम्मीद की हल्की चमक लौट आई। वो रहस्यमय बीमारी जो पिछले कई सालों से उसे बिना किसी चेतावनी के नींद में धकेल देती थी, उसने उसका जीवन लगभग नर्क बना दिया था। अब शायद उसे राहत मिल सके। दोनों वापस सेन परिवार के भवन में पहुंचे। पूरे रास्ते जहां भी अथर्व और झरना गए, हर नौकर, हर सेवक उन्हें अजीब नज़रों से देखता रहा। खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। आज सुबह मुख्य सेवक को बेकार कहे जाने वाले यंग मास्टर अथर्व सेन ने बुरी तरह पीटा था। ये खबर जितनी चौंकाने वाली थी, उतनी ही रोमांचक भी, क्योंकि किसी ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि वो लड़का अब ये सब कर सकता है। अथर्व ने इन सब नज़रों की ओर ध्यान ही नहीं दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सीधे झरना को लेकर अपने कक्ष की ओर बढ़ गया। कमरे में पहुंचते ही वह उसे इन रहस्यमय कलाएं सिखाने बैठ गया, जैसे ही वह तकनीक सिखाने ही वाला था। झरना ने एकाएक पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं अपना वादा तोड़ दूं? अथर्व सेन ने सीधा उसकी आंखों में देखा, हल्की मुस्कान और वही पुराना आत्मविश्वास। क्या तुम तोड़ोगी? उसने पलटकर पूछा। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। अध्याय 9, साधना का मार्गदर्शन। अगर ये बात आधे दिन पहले की होती, तो झरना लियू शायद सच में अथर्व सेन को धोखा देने का मन बना लेती। पहले उससे साधना तकनीक सीखती, फिर बदले में कुछ कीमती वस्तुएं देकर रिश्ता खत्म कर लेती। आखिर उसने क्या सोचा था कि एक कुलीन परिवार की बेटी, राजकुमारी सी शख्सियत, उस जैसे किसी गिरे हुए व्यक्ति की अनुयायी बन जाएगी। फिर भी अब मामला बदल चुका था। उसके मन में झिझक थी, हिचक थी। वो लड़की थी और एक संकोची स्वभाव वाली भी, पर जैसे ही उसे अथर्व सेन द्वारा दिखाए गए चमत्कार याद आते, उसका दिल कहता, ठहर जा, देख तो सही, ये व्यक्ति कहाँ तक जा सकता है। किसी रहस्य की तरह उसके अंदर यह जानने की उत्सुकता थी कि इस युवक की सीमाएं कहाँ हैं। शायद हाँ, शायद नहीं, कौन पक्के तौर पर कह सकता है। उसने टालमटोल भरा जवाब दिया। अथर्व सेन हंस पड़ा एकदम खुलकर। अगर झरना ने उसकी वफादारी की कसम खा ली होती, तो शायद अथर्व खुद उस पर विश्वास न करता। आखिर वो वही था, स्वर्ग का महान योद्धा और कीमिया सम्राट। क्या वह इस छोटी सी लड़की को अपने साथ नहीं रख सकता था? फिर अपने कपड़े उतारो, उसने बिल्कुल शांत भाव से कहा। झरना लियू का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा तड़कने लगा। क्या अथर्व सेन उससे अपने शरीर की कीमत मांग रहा था? उसके भीतर जैसे आग लग गई हो। हाँ, वह जीना चाहती थी, वह अपनी बीमारी से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन इस कीमत पर नरक में जाए ऐसी साधना। उसने ठान लिया, अगर यही शर्त है तो मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन तभी
अथर्व हल्के से मुस्कुराया और कहा, गलतफहमी मत करो, मैं सिर्फ तुम्हें मूल शक्ति के संचलन पथ में मार्गदर्शन देना चाहता हूँ। ये साधना तकनीक बेहद खास है। इसमें मूल शक्ति को शरीर के कई अजीब मार्गों से गुजरना होता है और इसे केवल शब्दों में समझा पाना लगभग नामुमकिन है। तुम्हें खुद भी पता है, इस तरह की तकनीकों में थोड़ा सा अंतर भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमें हर एक बिंदु पर पूर्णता सुनिश्चित करनी होगी ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचा जा सके। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। झरना लियू ने कुछ पल के लिए चुप्पी साध ली। अथर्व सेन के शब्दों में कोई झूठ नहीं था। मानव शरीर में अनगिनत नसें, धमनियां और ऊर्जा मार्ग होते हैं। यदि मूल शक्ति का प्रवाह सही दिशा में न हो या उसमें जरा भी चूक हो जाए तो परिणाम घातक हो सकते हैं। पर समस्या दूसरी थी। वह एक अविवाहित प्रतिष्ठित कुल की युवती थी। वो अपने सारे कपड़े उतारकर एक युवक की उंगली को अपने शरीर पर घूमने दे, यह उसके आत्मसम्मान के खिलाफ था। वो परेशान थी, लेकिन उसका शरीर बीमार था। उसे साधना की सख्त ज़रूरत थी और इस तकनीक को सीखना जरूरी था। काफ़ी सोचने के बाद उसने एक समझौता सुझाया। मैं अंतर्वस्त्र पहने रहूंगी और तुम उंगली की जगह चॉपस्टिक का इस्तेमाल करोगे। पहले बाहर निकलो, उसने कमरे के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा। अरे अरे अरे, ये तो मेरा कमरा है। अथर्व सेन मुस्कुराया शरारती अंदाज में, लेकिन फिर भी वह कोई जिद नहीं कर रहा था। थोड़ी सज्जनता उसके स्वभाव में अब भी बाकी थी। वो चुपचाप बाहर चला गया और दरवाजे के बाहर इंतजार करता रहा। समय धीरे धीरे खिसकता रहा। फिर अंदर से आवाज आई, अब आप अंदर आ सकते हैं। अथर्व ने दरवाज़ा खोला और भीतर कदम रखा। उसने देखा, झरना लियू बिस्तर पर बैठी थी। उसका सुंदर शरीर एक सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ था और उसके लंबे रेशमी बाल कंधों पर झरने की तरह गिर रहे थे। वो बेहद आकर्षक लग रही थी। वो सचमुच बेहद आकर्षक और असाधारण रूप से सुंदर है। अथर्व सेन ने खुद से सोचा, अपने पिछले जन्म में जब वह अलौकिक दृष्टि से युक्त कीमिया सम्राट था, उसने न जाने कितनी सुंदरियां देखीं, लेकिन इस बर्फीली सुंदरता की आभा ने उसके दिल को सच में हिला दिया। सफ़ेद बर्फ जैसे चमकते दांत, गुलाबी होंठ, घूमती हुई गहरी आंखें और एक नाराज़गी और संकोच से भरा चेहरा। झरना लियू ने धीरे से चादर हटाई और उसकी जैद जैसी चमकती हुई आकृति सामने आई। उसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर सिर्फ एक ट्यूब टॉप था, जिससे उसकी चिकनी उजली त्वचा जैद की सर्वोच्च श्रेणी जैसी लग रही थी, नर्म चमक के साथ आंखों को मोह लेने वाली। नीचे उसने अंडरपैंट पहन रखा था, लेकिन अपनी पतलून की टांगों को ऊपर से फाड़ दिया था, जिससे उसकी लंबी सीधी टांगें स्पष्ट दिख रही थीं। वे टांगें ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली, सटीक अनुपात में गठी हुई थीं, जिन्हें देख किसी का भी दिल तेजी से धड़क उठता। अथर्व की घूमती नज़रें देख झरना लियू शर्म से सिहर गई। उसका सुंदर चेहरा लाल हो उठा और उसका सौंदर्य और भी घातक बन गया। वो तो बर्फ जैसी शीतल मानी जाती थी, लेकिन इस पल वो किसी दैवी प्रलोभन से कम नहीं। यहाँ तक कि अथर्व सेन जैसे स्वर्ग स्तरीय आत्मसंयमी व्यक्ति का भी मन डोल उठा। एक पल के लिए उसका मन हुआ कि इस मनोरम परी को बस अभी अपनी बाहों में समेट ले, लेकिन वह तुरंत संयम में आया। पैर मोड़कर बैठ जाओ, उसने शांत स्वर में कहा। मैं तुम्हें 3 yin रहस्यमय कलाओं की मानसिक साधना विधि का प्रथम चरण सिखाऊंगा। झरना लियू चौंकी। वो अभी तक खुद को एक पुरुष के साथ इस स्थिति में होने से मानसिक रूप से तैयार नहीं कर पाई थी, पर वह एक मार्शल आर्टिस्ट थी और जब बात साधना की हो तो मन की कमजोरी को पीछे छोड़ना ही पड़ता है। उसने खुद को शांत किया और ध्यान से अथर्व के बोले गए मंत्रों को सुनने लगी। अथर्व सेन की गति तेज थी, लेकिन झरना लियू की प्रतिभा अद्भुत निकली। वो जो कुछ सुन रही थी उसे जैसे पत्थर पर खुद करती जा रही थी। 2 बार सुनाने के बाद ही उसने लगभग 1000 शब्दों के मौखिक मंत्र बिल्कुल सटीक याद कर लिए थे। ये तो केवल पहला कदम था। असली और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी मूल शक्ति का प्रवाह मार्ग। अथर्व सेन ने अपनी उंगली की जगह एक चॉपस्टिक का इस्तेमाल करते हुए झरना लियू की आकर्षक देहरेखा पर हल्के से स्पर्श किया। उसका इरादा साफ था, उसे ये दिखाना कि नई कल्टिवेशन तकनीक में मूल शक्ति को कैसे संचालित करना है। 1 बार, 2 बार, सिर्फ 3 बार के अंदर ही झरना लियू उस तकनीक को समझ गई और मूल शक्ति को सही मार्ग से प्रवाहित करने लगी। सच में ये लड़की प्रतिभा की सच्ची हकदार थी। अथर्व तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। ये छोटी चुड़ैल वाकई में जहर है, बहुत ज्यादा हॉट। लगता है उसने अपनी इच्छाशक्ति को कुछ ज्यादा ही मजबूत समझ लिया था। अगर वो वहां और रुकता तो शायद इस कातिल हुस्न के आगे घुटने टेक देता। अब जब झरना ध्यानमग्न हो चुकी थी तो जल्दी होश में आने का सवाल ही नहीं था। इसलिए अथर्व ने बाहर बैठकर खुद भी साधना करने का फैसला किया। लेकिन वो 5 एलिमेंट्स हेवनली ग्रेड टेक्निक की साधना नहीं कर रहा था। इसके बजाय उसने अविनाशी स्वर्ग स्क्रॉल को एक्टिवेट किया।
क्योंकि उसका स्पिरिट बेस अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, इसलिए उसने कोई रिस्क नहीं लिया। अगर वो और ज़्यादा चोटिल हो जाता तो एलिमेंट हार्ट रिकवर स्पिरिट पाउडर भी उसे नहीं बचा सकती थी। अविनाशी स्वर्ग स्क्रॉल का अभ्यास वैसा ही था जैसे किसी प्यासे कुएं में पानी डालना। उसकी थोड़ी सी बची हुई मूल शक्ति तुरंत खपत हो रही थी, और वह उसके शरीर की मांसपेशियों, नसों और हड्डियों को रिफाइन और मजबूत कर रही थी। अगर इस स्किल को अपने अंतिम स्तर तक पहुंचा दिया जाए तो उसका शरीर कभी सड़ेगा नहीं, कभी बूढ़ा नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर एक उल्का भी उसके ऊपर गिर जाए तो उल्का चकनाचूर हो जाएगी और उसका शरीर एक खरोंच तक नहीं खाएगा। मगर वो अभी उस स्तर से बहुत दूर था। सिर्फ 5 मिनट की साधना के बाद ही उसके शरीर में संग्रहित सारी मूल शक्ति खत्म हो गई। उसने तुरंत एक रिटर्न ओरिजिन पिल खाई ताकि मूल शक्ति को जल्दी से पुनः प्राप्त किया जा सके और फिर से साधना शुरू कर दी। हर दवा में जहर होता है। शुरुआत में ये गोली जबरदस्त असर करती थी, लेकिन जैसे जैसे सेवन बढ़ा, शरीर की सहनशीलता भी बढ़ गई। अब हालत ये हो गई थी कि एक पूरी गोली लेने के बाद भी उसे अपनी मूल शक्ति का मुश्किल से 10वां हिस्सा ही वापस मिल पाता। अथर्व रुक गया। दिन खत्म हो चुका था। अब आगे साधना करना समय की बर्बादी होती। हालांकि उसने साफ महसूस किया उसका शरीर अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। बेशक वह उस स्थिति तक पहुंचने से अभी बहुत दूर था। सिर्फ 5 मिनट की साधना के बाद ही अथर्व सेन के शरीर में संग्रहित सारी मूल शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। इसलिए उसने तेजी से शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए एक रिटर्न ओरिजिन पिल निगल ली और फिर से साधना शुरू कर दी। हर दवा में जहर होता है। शुरुआत में ये गोली जबरदस्त असर करती थी, लेकिन जैसे जैसे उसने इन गोलियों का सेवन बढ़ाया, उसके शरीर में इनके प्रभाव के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई। अब हालत ये हो गई थी कि एक पूरी गोली लेने के बाद भी वह अपनी मूल शक्ति का 10वां हिस्सा भी वापस नहीं ला पा रहा था। अथर्व रुक गया। दिन समाप्त हो चुका था। अब साधना जारी रखने से कोई लाभ नहीं होने वाला था। फिर भी सुधार बिल्कुल स्पष्ट था। उसकी मांसपेशियां, नसें और हड्डियां, सब कुछ पहले से थोड़ा और मजबूत हो चुका था। उसके अनुमान के अनुसार ये शक्ति बॉडी रिफाइनिंग टियर के 3rd स्टेज के कल्टिवेटर के बराबर थी। कोई ताज्जुब नहीं कि इस तकनीक को अविनाशी स्वर्ग स्क्रॉल कहा गया है। ये वाकई अद्भुत है। अपने पिछले जीवन में अथर्व ने भी कुछ रिकवरी टाइप की टेक्निक्स विकसित की थीं, जैसे गोल्डन बॉडी सीक्रेट्स और बोल्डर टेक्निक, जो शरीर को मजबूत बनाती थीं। लेकिन उनकी शक्ति की तुलना अविनाशी स्वर्ग स्क्रॉल से नहीं की जा सकती। दोनों में उतना ही अंतर था जितना स्वर्ग और पृथ्वी में। और ये तो आम बात थी। अगर अविनाशी स्वर्ग स्क्रॉल इतनी साधारण होती तो कोई स्वर्ग स्तर का वॉरियर उसे समझने में 10,000 साल क्यों लगाता, और वो भी तब जब उसने सिर्फ इसकी फर्स्ट लेयर ही समझी थी। हालांकि अथर्व ने सोचा, इस अविनाशी स्वर्ग स्क्रॉल की कल्टिवेशन में वाकई बहुत ज़्यादा मूल शक्ति खर्च होती है और शरीर को रिफाइन करने के लिए बड़ी मात्रा में कीमती दवाओं की ज़रूरत भी पड़ेगी। इससे मेरी बाकी कल्टिवेशन में देरी होगी। लेकिन ये स्क्रॉल इतनी ताकतवर है कि थोड़ी देर सही, पर यह देरी पूरी तरह से वाजिब है। वैसे भी मेरा स्पिरिट बेस तो अमर ग्रेड का है। मुझे अभी न तो बिगड़ते हुए और न ही बूढ़े होते शरीर के उच्चतम स्तर के बारे में सोचना चाहिए। अविनाशी स्वर्ग स्क्रॉल का सिर्फ पहला स्तर भी 4 भागों में विभाजित है: डेड ट्री टियर, रॉक क्लिफ टियर, आयरन शीट टियर और डायमंड टियर। एक बार जब मैं डेड ट्री टियर तक पहुंच जाऊंगा, अथर्व ने सोचा, तो मेरा शरीर एक मरे हुए पेड़ जैसा हो जाएगा, पूरी तरह सख्त और बेजान। उस अवस्था में मुझ पर होने वाले हमले ऐसे लगेंगे जैसे कोई सूखे पेड़ पर वार कर रहा हो, असर 0। इतना ही नहीं, मैं अपने शरीर को इस तरह कर सकता हूं कि उसमें जीवन का कोई संकेत तक न हो। कोई समझ भी नहीं पाएगा कि मैं जीवित हूं या मृत। और अगर मैं डायमंड टियर तक पहुंच गया, उसकी आंखों में एक चमक उभरी, तो फिर चाहे कितनी भी गंभीर चोट क्यों न हो, वो पलक झपकते ही ठीक हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर कोई अंग कट भी जाए तो वो भी पुनः जुड़ सकता है। ये तो मानो किसी देवता का कौशल हो। अचानक उसकी नज़रें पीछे मुड़ीं। उसने भीतर के कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। पर्दा खिसका और बाहर निकली एक परी जैसी आकृति। उसका चेहरा हल्की लाली से दमक रहा था, एक ऐसी सुंदरता जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल था। उसकी मौजूदगी ही वातावरण को मदहोश कर देने वाली थी। क्या तुमने त्रिकाल विश्व रहस्यमयी कला के पहले चरण की साधना पूरी कर ली? अथर्व ने हल्की हैरानी से पूछा। झरना लियू ने सिर हिलाया, मगर उसकी आंखें अथर्व की आंखों से मिलने से झिझक रही थीं। उसके चेहरे पर संकोच था और दिल में कोई अनजानी सी भावना जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। ये लड़की वाकई एक असली प्रतिभा है। अथर्व के मन में सहज ही यह विचार आया। अध्याय 10, आत्मा के आधार को स्वस्थ करना। त्रिकाल विश्व रहस्यमयी कला कुल मिलाकर 9 स्तरों स्टेजेस में विभाजित है, जो मार्शल आर्ट्स की 9 प्रमुख कल्टिवेशन स्टेजेस के समानांतर हैं। इनका सर्वोच्च स्तर 9वां स्तर स्वर्ग टियर कहलाता है, जो अथर्व सेन ने अपने पिछले जीवन में प्राप्त किया था। दुनिया भर में प्रचलित अधिकतर कल्टिवेशन टेक्निक्स शैटरिंग वॉइड टियर यानी 10वें स्तर तक पहुंच ही नहीं पाईं।
यही वजह थी कि अथर्व ने अपने पिछले जीवन में असंख्य प्राचीन स्थलों की यात्रा की, सिर्फ इस रहस्य को सुझाने के लिए कि क्या कोई टेक्निक उस स्तर तक पहुंच सकती है। त्रिकाल विश्व रहस्यमयी कला की पहली स्टेज बॉडी रिफाइनिंग टीयर से मेल खाती है, एक ऐसा चरण जिसे झरना लियू बहुत पहले ही पार कर चुकी थी। इसीलिए उसके लिए इस तकनीक को फिर से साधना कोई मुश्किल बात नहीं थी। ये ठीक वैसा ही था जैसे कोई हाई स्कूल का टॉपर जूनियर हाई स्कूल का आसान सा असाइनमेंट हल कर रहा हो। लेकिन जिस बात ने चौंकाया वो ये थी, उसने इतनी कम अवधि में ही पहली स्टेज की कल्टिवेशन पूरी कर ली थी। क्या उसकी प्रतिभा सच में इतनी विस्फोटक है? पर अगर गहराई से सोचा जाए तो उसके शरीर में त्रिकाल विष लुप्त नसें थीं, और ये विशेष तकनीक उन्हीं विशेष नसों वाले लोगों के लिए बनाई गई थी। इसलिए अगर वह इतनी तेजी से साधना कर रही थी तो ये कोई असामान्य बात नहीं थी, बल्कि ये तो इस एंशिएंट टेक्निक का स्वाभाविक प्रभाव था। अथर्व सेन ने हल्के से सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें दूसरी स्टेज सिखाऊंगा। जब तक तुम तीसरी स्टेज के ज्यादातर हिस्से तक पहुंच जाओगी, तब तक तुम्हारे अंदर की त्रिकाल विष लुप्त नसें पूरी तरह शांत हो चुकी होंगी और उनका कोई नकारात्मक प्रभाव तुम्हारे शरीर पर नहीं रहेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तीसरी स्टेज, दूसरे शब्दों में झरना लियू गशिंग स्प्रिंग टीयर की शक्ति तक पहुंच जाएगी। हालांकि झरना पहले ही एलिमेंट गैदरिंग टीयर के 8वें चरण में थी। इसके अलावा वह 9वें चरण को तोड़ने के संकेत भी महसूस कर पा रही थी, यानी वह गशिंग स्प्रिंग टीयर को प्राप्त करने से केवल एक कदम दूर थी। झरना लियू अपने सुंदर चेहरे पर आती लाली को रोक नहीं पाए। क्या अब उसे दूसरी स्टेज सिखाने का मतलब ये था कि उसे फिर से अपने वस्त्र उतारने होंगे? अपनी कल्पना को इतनी बेलगाम मत होने दो, अथर्व सेन ने झिड़कते हुए कहा। झरना ने उसे घूरा। उसकी कल्पना जंगली नहीं हो रही थी, बल्कि उसे डर था कि अथर्व की कल्पना कहीं ज्यादा जंगली हो रही है। दोनों फिर से भीतरी कक्ष में लौटे। पिछली बार की तरह झरना ने धीरे से अपना लबादा उतार दिया और उसका सुंदर, नर्म, आकर्षक शरीर एक बार फिर लगभग नग्न अवस्था में अथर्व सेन के सामने था। जैसा कि कहा जाता है, पहली बार अजीब लगता है, दूसरी बार आसान होता है। झरना अभी भी शर्मिंदा थी, लेकिन पिछली बार की तुलना में कहीं ज्यादा सहज थी। जब अथर्व ने उसे दूसरी स्टेज सिखाना शुरू किया, तब तक रात हो चुकी थी। उसने सेवकों को बुलाकर रात के भोजन की 2 थालियां मंगवाई, एक उसने खुद खाए और दूसरी, छोटी थाली, झरना के लिए छोड़ी। आखिरकार स्त्रियों की भूख पुरुषों से कम होती है, इसलिए थोड़ी मात्रा ही पर्याप्त थी। लगभग 3 घंटे बाद झरना बाहर निकली, उसकी आंखों में चमक थी और वह उत्साह से बोली, मेरी साधना की गति अब पहले से 10 गुना तेज हो गई है। इसका अर्थ था कि एलिमेंट गैदरिंग टीयर की 9वीं स्टेज को पार करते ही वह मात्र 2 महीने के भीतर गशिंग स्प्रिंग टीयर तक पहुंच सकती थी। बहुत तेज, अथर्व सेन हल्की मुस्कान के साथ बोला। त्रिकाल विश्व रहस्यमयी कला एक हेवन ग्रेड साधना तकनीक है, स्वर्गीय स्तर की साधना तकनीक। झरना लगभग स्तब्ध रह गई। स्वर्गीय स्तर, इसका क्या मतलब था? इस तुलना से समझो, झरना का लियू कबीला सम्राट की राजधानी इंपेरियल सिटी में 8 महान कुलों में से एक बना, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास लेस देन लाल बादल रहस्य ग्रेटर देन नामक एक स्क्रॉल था, जो एक ब्लैक ग्रेड मिड लेवल की कल्टिवेशन टेक्निक थी। और सम्राट की भूमि पर शासन करने वाले क्यूई कबीले ने अपनी शक्ति बनाए रखी, क्योंकि उनके पास लेस देन 7 नरसंहार कौशल ग्रेटर देन का स्क्रॉल था, जो ब्लैक ग्रेड हाई लेवल की कल्टिवेशन टेक्निक थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दूसरे शब्दों में कहें तो एक ब्लैक ग्रेड उच्च स्तर की साधना तकनीक एक पूरे साम्राज्य की नींव रख सकती थी, और एक ब्लैक ग्रेड मध्यम स्तर की तकनीक किसी भी शक्ति को रेन कंट्री के महान कुलों में से एक बनने और हजारों वर्षों तक समृद्ध रहने में मदद कर सकती थी। तो फिर स्वर्ग लेवल की साधना तकनीक की क्या हैसियत थी? वो तो अवर्णनीय रूप से अनमोल थी। अगर अथर्व सेन ने शुरू से ही ये कहा होता कि वह उसे स्वर्ग स्तर की साधना तकनीक सिखाएगा, तो यकीनन वह उसे कोई पागल समझती। इसमें उसका दोष नहीं होता। आखिरकार अगर ग्रे क्लाउड टाउन जैसे छोटे से कबीले के पास स्वर्ग लेवल की साधना तकनीक हो सकती है, तो फिर ये पूरी दुनिया क्या मजाक बनकर नहीं रह जाएगी। लेकिन अब वह खुद उस ताकत का अनुभव कर चुकी थी, इसलिए वह उस पर भरोसा किए बिना रह भी नहीं सकती थी। ये सच में स्वर्ग स्तर की साधना तकनीक है और आप इसे मुझे यूं ही सिखाने जा रहे हैं। उसका दिल जोरों से धड़क उठा, जैसे कोई अदृश्य झटका लगा हो। अथर्व सेन हल्का सा मुस्कुराया। ये त्रिकाल विश्व रहस्यमय कला सच में एक स्वर्ग ग्रेड की साधना तकनीक थी, लेकिन इसे केवल 3 इन लुप्त नसों वाला ही समझ और विकसित कर सकता था। किसी और के लिए ये बिल्कुल बेकार थी, इसलिए उसे झरना लियू के इसे लीक कर देने का डर नहीं था। इसके अलावा उसने अविनाशी स्वर्ग स्क्रॉल भी प्राप्त किया था, जो कि एक अलौकिक ईश्वरीय साधना तकनीक थी। उसकी पहली स्टेज को समझने में ही 10,000 साल लग जाते हैं। उसके सामने चाहे कोई भी स्वर्ग ग्रेड तकनीक हो, हाँ, वो तो कचरा थी। पर उसने ये बात झरना को नहीं बताई। वह बस हल्के से बोला, तुम मेरी अनुयायी हो और मैं अपने लोगों के लिए कभी कंजूस नहीं होता।
ये झूठ भी नहीं था, अपने करीबी लोगों की गलती वो हमेशा माफ़ कर देता था और उनके लिए दिल खोलकर सब कुछ करता था। झरना अपने सुंदर चेहरे पर उठते लज्जा के भाव को छिपा न सकी। उसके लिए अपने लोग शब्द का मतलब शायद कुछ और ही था। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद उसने सिर हिलाते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, आपकी अनुमति के बिना मैं ये साधना तकनीक किसी को नहीं सिखाऊंगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जो भी हो, अथर्वसेन ने कहा। वैसे भी हर कुछ हजार सालों में त्रिकाल विश्वलुप्त नसें केवल एक ही व्यक्ति के पास होती हैं, इसलिए भले ही उसने इसे किसी और को सिखा भी दिया हो, ये समय के साथ खो ही जाता। और किसी और के लिए ये तो ऐसी कल्टिवेशन टेक्निक थी जिसकी तुलना येलो ग्रेड लोअर टियर की साधना तकनीक से भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि दूसरा कोई इसे साधना कर ही नहीं सकता था। सच में, कौन इसे हजारों सालों तक संभाल कर रखेगा? झरना लियू अपने दिल की हल्की निराशा को रोक नहीं पाए। पहले तो उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था, और अगर अथर्वसेन ने उसे थोड़ा सा लाड जताने के लिए कुछ मीठी बातें कह दी होती तो निश्चित ही उसके लिए झरना की अच्छी भावनाएं और भी गहरी हो जातीं। लेकिन अथर्वसेन ऐसे विचारों को महत्व ही नहीं देता था, और इसी कारण उसने एक बेहतरीन मौका गंवा दिया। वह चुपचाप मेज़ की ओर चली गई और धीरे धीरे खाना खाने लगी। खाते हुए उसने कहा, कल से मुझे एलिमेंट गैदरिंग टियर के 9th स्टेज को पार करने के लिए एकांत में जाना होगा, इसलिए इस दौरान मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। हाँ, चिंता मत करो, चिंता मत करो। इन 2 दिनों में मेरा कहीं जाने का कोई प्लान नहीं है। मैं तो बस रमन मेहरा के लाए गए औषधीय तत्वों का इंतजार कर रहा हूँ। उससे पहले मैं अपने स्पिरिट बेस को ठीक करने की योजना बना रहा हूँ, अथर्वसेन ने कहा। वह इस दूसरे जीवन को बहुत संजोकर रखता था। अब जब उसका स्पिरिट बेस जख्मी था, वह कोई भी बेकार का जोखिम नहीं उठाना चाहता था और मार्शल आर्ट्स में अपनी नींव को खराब करने का खतरा नहीं लेना चाहता था। झरना लियू ने समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया। जैसे ही उसका खाना खत्म हुआ, वह एलिमेंट गैदरिंग टियर के 9th स्टेज को पार करने के लिए एकांतवास में चली गई। अथर्वसेन ने उसे अंदर का कक्ष दे दिया और खुद अपना बिस्तर बाहर के कमरे में ले आया। धर्मपाल सेन और उसके साथियों को अथर्वसेन से बेहद घृणा थी, लेकिन झरना लियू की मौजूदगी की वजह से वे कोई भी पागलपन भरा कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर सके। अथर्वसेन भी शायद ही कभी बाहर आता, वह बस चुपचाप रमन मेहरा की औषधियों और झरना के एकांत से बाहर आने का इंतजार करता रहा, जिससे उनका कोई भी षड्यंत्र और मुश्किल हो जाता। जैसा कि अपेक्षित था, रमन मेहरा अपने वादे से पीछे नहीं हटा और चौथे दिन खुद आकर अथर्वसेन को वह औषधीय सामग्री दी जिसकी उसने मांग की थी। स्वाभाविक रूप से उस बुजुर्ग ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अथर्व से कुछ सलाह भी ले ली। सच कहें तो वह पिछले कई दिनों से आना चाहता था, लेकिन उसकी नज़रों में अथर्वसेन एक सर्वोच्च ग्रैंड मास्टर के समान था, इसलिए उसने बिना किसी ज़रूरत के उसे तंग करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि आज अथर्वसेन का मूड थोड़ा अलग था, उसका धैर्य कम हो गया था और उसने रमन मेहरा को जल्दी ही विदा कर दिया। अब वह मन लगाकर अपने स्पिरिट बेस को ठीक करना चाहता था ताकि एक बार फिर साधना के मार्ग पर लौट सके। अथर्वसेन के लिए दवा बनाना स्वाभाविक रूप से आसान काम था। केवल 3 मिनट के बाद उसने एलिमेंट हॉट रिकवर स्पिरिट पाउडर बनाना समाप्त कर दिया था। वह इन 3 दिनों में निष्क्रिय नहीं रहा। अविनाशी स्वर्ग स्क्रॉल की कल्टिवेशन के अलावा उसने स्वाभाविक रूप से तैयारी का काम पूरा कर लिया था। काढ़ा वास्तव में बहुत कड़वा है, अथर्व ने आह भरी, क्योंकि उसने एलिमेंट हॉट रिकवर स्पिरिट पाउडर को पूरी तरह से निगल लिया। कुछ ही समय बाद एक गर्मी जैसी ऊर्जा ने उसके शरीर पर हमला किया और उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि उसके शरीर के भीतर किसी तरह की आग जल रही है। अपने शक्ति कोश की जांच करने पर उसने देखा कि क्षतिग्रस्त स्पिरिट बेस वर्तमान में धीरे धीरे ठीक हो रहा था और आधे दिन से ज्यादा समय में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इस समय अवधि में वह और कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वह बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा। जो व्यक्ति 10,000 वर्षों से निद्रा में था, उसके लिए आधे दिन का इंतजार स्वाभाविक रूप से कोई मायने नहीं रखता था। धीरे धीरे अथर्वसेन के शक्तिकोश के भीतर 5 तत्वों का मिश्रित अराजकता कमल पूरी तरह से खिल गया, बहुत ही स्वाभाविक और सुंदर, शब्दों से परे अद्भुत।